यू ऑफ माय यूट्यूब चैनल लॉ जर्नी। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में देखेंगे जो जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में आते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते हैं या फिर आ सकते हैं उनको भी देखेंगे। इसके साथ ही हम लोग अभी जी हाल ही में राजस्थान जेएलओ का एग्ज़ाम होने वाला है जो कि 4-5 नवंबर को। इसके अलावा झारखंड का भी एग्ज़ाम जो है अभी डेट नहीं आया है, लेकिन झारखंड का एग्ज़ाम जो है दिवाली के आसपास जो है होने वाला है, तो उन सब में काफ़ी जो है हेल्प करेगा हमारा एमसीक्यू। और इसके अलावा भी जो भी एग्ज़ाम मतलब होता है और प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हमारा सेक्शन 4 से ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का है ये हमारा क्वेश्चन, जो डील करता है एक्सप्रेशन मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम या फिर कंक्लूसिव प्रूफ या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सेक्शन 4 जो हमारा सेक्शन 4 जो है हमारा जो है तीनों से डील करता है, इन तीनों से डील करता है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। इसके पहले हम लोग देखते हैं कि जो है प्रिजम्पशन मतलब क्या होता है। पहले जानते हैं हम लोग प्रिजम्पशन मतलब क्या होता है। प्रिजम्पशन क्या होता है? इन्फेरेंस होता है। प्रिजम्पशन क्या इन्फेरेंस है जो ड्रॉ किया जाता है कोर्ट के द्वारा। पर्पज किस पर्पज के लिए? पर्पज के लिए जो है मतलब कि वो फैक्ट जो है एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट के लिए, वो फैक्ट जो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसके लिए कोर्ट जो है जो इन्फेरेंस ड्रॉ करता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिजम्पशन बोलते हैं। अभी प्रिजम्पशन हमारा जो है 3 प्रकार का होता है। ये हमारा प्रिजम्पशन 3 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा मे प्रिजम्पशन, एक होता है शैल प्रिजम्पशन, एक होता है कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ तो मे वाला जो हमारा इसमें जो है कोर्ट के पास से डिस्क्रिप्शन होता है कि जो है कोर्ट जो है प्रिज्यूम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। इसके अलावा इसको हम लोग बोलते हैं प्रिजम्प्सियो ह्यूमनिस बोलते हैं। प्रिजम्प्सियो ह्यूमनिस बोलते हैं कि जो है प्रिजम्पशन ऑफ ह्यूमन का, ठीक है, ह्यूमन एंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस का प्रिजम्प्सियो ह्यूमनिस। इसके अलावा इसको जो है रिवर्ट कर सकते हैं आप, रिवर्टेबल होता है, रिवर्टेबल होता है, ठीक। तो ये सब जो है प्रिजम्पशन के बारे में। इसके अलावा जो है प्रिजम्पशन में जो है आप अगर कोई चीज़ मतलब आप प्रूफ करना चाहते हैं तो कोई भी मतलब कि अगर कोर्ट अगर उसको चाहे जो है उस फैक्ट को जो है प्रिज्यूम कर भी सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है, ठीक है। और ये रिवर्ट भी होता है। इसके अलावा आप रिवर्ट भी कर सकते हैं मे प्रिज्यूम को, किसके द्वारा? बाय प्रूविंग एविडेंस के द्वारा, या तो जो है एविडेंस को डिस्प्रूव भी कर सकते हैं बाय प्रूविंग, बाय मतलब एविडेंस के द्वारा। तो ये जो है मे प्रिज्यूम था। सेल्फ प्रिज्यूम बोल सकते हैं हम लोग। सेल्फ प्रिज्यूम में कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता है, यहाँ मैंडेटरी है, कोर्ट के पास मैंडेटरी है कि जो है किसी फैक्ट को जो है प्रिज्यूम करे। इसके अलावा इसको हम लोग बोलते हैं प्रिजम्प्सियो ज्यूरिस बोलते हैं, ज्यूरिस JURIS ज्यूरिस बोलते हैं हम लोग कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारा ये जो है ये भी रिवर्टेबल होता है, इसको भी रिवर्ट कर सकते हैं, मतलब कि इसको जो है खंडित करने के लिए, रिवर्ट करने के लिए आप जो एविडेंस जो है दे सकते हैं, तो हम लोग बोलते हैं रिवर्टेबल बोलते हैं इसको, ठीक। और इसको जो है आप डिस्प्रूव भी कर सकते हैं, वही मतलब रिवर्टेबल इसको बोलते हैं, इसको आप डिस्प्रूव भी कर सकते हैं। कोई फैक्ट जो कोर्ट जो है प्रिज्यूम कर रहा है किसी फैक्ट को, तो उसको आप जो है रिवर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कंक्लूसिव प्रूफ हमारा होता है। एक कंक्लूसिव प्रूफ मतलब होता है कि कोर्ट जो है इसको भी जो है प्रिज्यूम करेगा और जो है इसका कोई मतलब कि जो है आप इसके रिवर्ट करने के लिए कोई एविडेंस आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो वो होता है कंक्लूसिव प्रूफ है। कोर्ट मतलब कि यहाँ भी जो है शैल ही होता है, शैल प्रिज्यूम मैंडेटरी है, और जो है यहाँ जो है इररिवर्टेबल होता है कि जो आप जिसको जो है रिवर्ट नहीं कर सकते हैं आप। मे में आपका जो है प्रिजम्पशन ऑफ, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट बोलते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट बोलते हैं। शैल को हम लोग बोलते हैं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ बोलते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ बोलते हैं। और इसको जो है कंक्लूसिव प्रूफ को हम लोग बोलते हैं मिक्स प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और लॉ बोलते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि मे में कौन कौन से एग्जाम्पल जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में जो मे प्रिजम्पशन से डील करते हैं। मे में आपका जो है इसमें कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो प्रिज्यूम करे चाहे ना प्रिज्यूम करे। तो मे में जो आपका 86 से लेके 90A तक जो है ये आपका डील करता है मे प्रिजम्पशन से, जिसमें से जो है 89 जो है इसका एक्सेप्शन है, वो जो है सेल्फ प्रिजम्पशन से डील करता है। इसके अलावा जो है आपका सेक्शन 113A जो है आपका जो है मे प्रिजम्पशन से डील करता है। इसके अलावा सेक्शन जो है आपका 114 ये भी जो है आपका मे प्रिजम्पशन से डील करता है। सेक्शन 113A में जो है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमेन के द्वारा, कोई व्यक्ति मैरिड वुमेन को अबेट करता है सुसाइड करने के लिए, तो वहाँ दिया गया। 114 में सर्टेन फैक्ट जो है सर्टेन फैक्ट के प्रिजम्पशन के बारे में दिया गया है।
अब हम लोग देखते हैं सेल्फ प्रिजम्पशन के बारे में। सेल में कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। सेल्फ प्रिजम्पशन में आपका जो है 79 से लेके 85C तक होता है, 85C। इसके अलावा जो है आपका 113B हो गया और 114A हो गया। 113B आपका डाउरी की डेथ के बारे में है, जो कि सेक्शन 304B में दिया गया है IPC के। और 114A में जो आपका 114A में द्वारा आपका रेप केस में कंसेंट के बारे में, रेप केस से संबंधित कंसेंट के बारे में, कि कंसेंट माना जाएगा कि नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है डील करते हैं सब सेल्फ प्रिजम्पशन के बारे में। इसके अलावा जो यहाँ पर वो भी देख लीजिएगा 89 जो मैंने ऊपर पढ़ाया है कि 89 जो डील करता है, तो 79 से 85C प्लस 89 ये जो है सेल्फ प्रिजम्पशन। इसके अलावा 113B है, 114A है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में। कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में ये कहाँ है, ये आपका 41 है और इसके अलावा 112 है, इसके अलावा 113 है। ये आपका जो है कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में डील करता है, जहाँ मतलब कि कुछ भी जो है प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये जो है प्रूफ हो जाते हैं तो इसका जो है आप रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। या कुछ केस में है जिनमें आप रिवर्ट कर सकते हैं, जैसे 112 का केस, ठीक है, जिसमें लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन का होता है कि मैटर होता है, तो वहाँ जो है आप जो प्रूफ कर सकते हैं। 113 भी इसके अलावा जो है कहीं कहीं जो है 115 115 से लेके 117 तक, यानी जो स्टॉपल का हमारा चैप्टर है स्टॉपल का, वहाँ भी जो है कभी कभी जो है कंक्लूसिव प्रूफ के रूप में स्टॉपल को भी कंसीडर किया जाता है। तो इसको भी आप एक साइड में याद रखिएगा, 115 से लेके 117 तक। ठीक है, तो 41, 41, 112 और 113 जो आपका डील करता है। 112 ही आपका ये जो है आपका लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड बोलते हैं, रूल ऑफ पैटर्निटी बोलते हैं। ठीक है, इसी में जो है आपका ये कंक्लूसिव प्रूफ क्या जनरली जो है इरेबेटेबल होता है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया गया जिसमें जो है नॉन एसेस जो है आप प्रूफ कर सकते हैं कि जो है नॉन एसेस था बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, तो वो आप जो है प्रूफ कर सकते हैं 112 में। तो ये पूरा जो है मे प्रिज्यूम सेल्फ प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कन्फेशन जो है डिफाइन किया गया है किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो कन्फेशन जो है आप पूरे एविडेंस में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है, कन्फेशन हमारा जो है पूरे एविडेंस में आपका कहीं भी जो है डिफाइन नहीं है कन्फेशन का, कि जो है कहाँ डिफाइन किया गया। इसके अलावा जो कन्फेशन हमारा डिफाइन किया गया है केस लॉ के द्वारा। इसके अलावा पहले हम देखते हैं कि स्टीफन ने भी डिफाइन किया गया, स्टीफन जिन्होंने मतलब एविडेंस एक्ट को लिखा है पूरा, उन्होंने भी कन्फेशन को डिफाइन किया गया। उन्होंने कहा कि कन्फेशन क्या है, एक एडमिशन है। कन्फेशन क्या है, एडमिशन है जो गिल्ट को जो एक्सेप्ट करता है, जो व्यक्ति जो है गिल्ट को जो एक्सेप्ट करता है एडमिशन के रूप में, उसको हम लोग बोलते हैं कन्फेशन। ठीक है, जो एक्यूज होता है, यानी कि एडमिशन ऑफ गिल्ट होता है। ठीक है, बाय द एक्यूज के द्वारा, कि जो भी एडमिट करता है, अगर गिल्ट एडमिट करता है वो एक्यूज, तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्फेशन बोलते हैं। कन्फेशन जो है जनरली आपका क्रिमिनल केस में होता है। ठीक, क्रिमिनल केस में हमेशा यूज होता है, और आपका एडमिशन जो है सिविल केस में यूज होता है। ठीक, एडमिशन तो आपका डिफाइन है ही सेक्शन 17 में, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, पहले हम लोग कन्फेशन पर डील करेंगे। तो कन्फेशन जो है आपका स्टीफन डिफाइन किया। इसके अलावा कन्फेशन जो है आपका 2 केस में भी डिफाइन किया गया। इसमें से पहला केस है पकाला नारायण स्वामी का केस है, पकाला नारायण स्वामी आपने पढ़ा होगा, वैसे किंग एम्परर का केस है। इसके अलावा जो है पलविंदर कौर का भी केस है, पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, स्टेट ऑफ पंजाब। पकाला नारायण स्वामी हमारा जो है प्रीवी काउंसिल से है, ये प्रीवी काउंसिल का है, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट बनने के पहले, यानी आज़ादी के पहले का ये जो है केस है। और पलविंदर कौर हमारा जो है आज़ादी के बाद का केस है, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का केस है। ठीक है, इसी केस को जो पकाला नारायण स्वामी है, इसी केस को जो है पलविंदर कौर ने इसी को रीअफर्म किया गया। ठीक है, तो एग्जाम पूछता है कि अगर पूछेगा कन्फेशन कहाँ डिफाइन है, अगर दोनों केस दिया तो आप पकाला नारायण स्वामी पूछेंगे लगाएंगे। ठीक, और अगर जो है अगर पूछेगा कि मतलब कि आज़ादी के बाद पूछेगा तो आप पलविंदर कौर लगाएंगे। ठीक, या फिर ये डाल देगा कि प्रीवी काउंसिल अगर हेल्ड किया है, प्रीवी काउंसिल तो पकाला नारायण स्वामी ने हेल्ड किया। अगर सुप्रीम कोर्ट का केस पूछेगा कहाँ डिफाइन किया, सुप्रीम कोर्ट ने कब डिफाइन किया, किस केस में डिफाइन किया, तो पलविंदर कौर के। अब देखते हैं हम लोग क्या डिफिनेशन दिया गया है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। इसमें से फर्स्ट बोलता है कन्फेशन क्या है, स्टेटमेंट है। कन्फेशन क्या है, स्टेटमेंट हमारा है जो एडमिट करता है इन टर्म ऑफ ऑफेंस को,
एडमिट इन टर्म ऑफ ऑफेंस को, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कन्फेशन। जो एडमिट करता है ऑफेंस को, एडमिट करता है जो मतलब एक्यूज। इसके अलावा एट एनी रेट, या फिर किसी भी कीमत पे, एट एनी रेट, सब्सटेंशियली ऑल द फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, जो कि मतलब ऑफेंस जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। जो ऐसे फैक्ट जो मतलब कि ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो भी क्या होते हैं, आपके कन्फेशन होते हैं। या तो व्यक्ति जो है खुद स्वीकार कर ले, स्टेटमेंट एडमिट इन टर्म ऑफ ऑफेंस, ठीक है, या फिर किसी भी रेट पे, किसी भी कीमत पे जो है फैक्ट जो भी मतलब कि एविडेंस प्राप्त किए गए, वो जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ऑफेंस को, कि हाँ इस व्यक्ति ने जो है कन्फेशन कर रहा है, इस व्यक्ति का कन्फेशन ही है, तो वो जो भी जो है कन्फेशन के डेफिनेशन में आएगा। ये बोला गया था पकाला नारायण स्वामी वर्सेस किंग इम्परर में। इसी को जो है सेम यही डेफिनेशन जो है रीएफर्म किया गया था किसमें, बलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। तो ये तो इसका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ हम लोग देखते हैं कि जो है इसके बारे में, कन्फेशन के बारे में कहीं प्रोविजन दिया गया है कि नहीं आपका, ठीक है। तो कन्फेशन के बारे में आपको प्रोविजन दिया गया सेक्शन 24 से लेके 30 तक आपका जो है कन्फेशन के बारे में दिया गया, ठीक। ये आपका हो गया, एक चीज़ हो गया। तो हम लोग देखते हैं पहले कि 24 में 24 से लेकर 30 तक क्या क्या प्रोविजन दिया गया। तो 24 में आपको दिया गया कि जो है कन्फेशन अगर बनाया गया है किसके द्वारा, कन्फेशन अगर बनाया गया इंड्यूसमेंट में या फिर थ्रेड में या फिर प्रॉमिस करके, तो वो ऐसे कन्फेशन क्या होगा, इररेलेवेंट होगा आपका, ठीक है। ये 24 में बोला गया। 25 में बोला गया कि कन्फेशन अगर पुलिस ऑफिसर के द्वारा बनाया गया, कन्फेशन अगर कोई व्यक्ति करता है बिफोर द पुलिस ऑफिसर, ठीक है। बिफोर द पुलिस ऑफिसर मतलब पुलिस ऑफिसर कहीं भी हो, चाहे मतलब कि पुलिस स्टेशन में हो या पुलिस स्टेशन के बाहर हो, चाहे उसका मतलब एक्चुअल, ये बोलते हैं ना हम लोग, एक्चुअल चाहे कस्टडी हो, पुलिस ऑफिसर कस्टडी हो, चाहे कंस्ट्रक्टिव कस्टडी हो, तो भी जो है कन्फेशन जो है रेलिवेंट आपका नहीं होगा। इसके 26 बोलता है कन्फेशन अगर जो है आप जो है पुलिस स्टेशन में करते हैं, पुलिस कस्टडी में करते हैं, पुलिस स्टेशन में करते हैं, तो भी जो आप कन्फेशन जो आपका रेलिवेंट नहीं होगा। 27 आपका बोलता है कन्फेशन जो है जो 25-26 में दिया गया है वहाँ रेलिवेंट नहीं होगा, लेकिन उसके जो है कुछ पार्ट, कन्फेशन के कुछ पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्कवरी स्टेटमेंट बोलते हैं, माने उससे अगर कुछ डिस्कवर होता है या फिर कुछ पाया जाता है, अगर वो कन्फेस करता है तो जो है ये रेलिवेंट हो जाएगा। डिस्कवरी पार्ट उसका जो है जितना पार्ट जो है डिस्कवर कुछ होता है उतने पार्ट का स्टेटमेंट जो इसका रेलिवेंट हो जाएगा। तो 28 क्या बोलता है हमारा, 28 हमारा बोलता है कि कन्फेशन अगर जो है कन्फेशन बनाया गया, ठीक है, कन्फेशन बनाया गया उसके बहुत समय बाद जो है, काफ़ी समय बाद जो है अगर लगता है कि इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस जो है मतलब कुछ समय बाद जो है लगता है कि मतलब ये रिमूवल हो गया, ठीक है। अब मतलब कि इन सब को रिमूव होने के बाद जो अगर कन्फेशन को बनाया जाता है तो सेक्शन 28 में जो है रेलिवेंट हो जाता है। इसके अलावा सेक्शन 29 में जो है कन्फेशन अगर बनाया जाता है इसमें अंडर प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी वगैरह में, ठीक है, प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी वगैरह में अगर बनाया जाता है तो वहाँ जो है आपका कन्फेशन जो है रेलिवेंट माना जाता है। किसी व्यक्ति से प्रॉमिस करके कि मैं जो है इसका कहीं यूज नहीं करूँगा, अगर प्रॉमिस कोई करता है तो ऐसा कन्फेशन जो है वो इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस नहीं आता है, जबकि ऐसा कन्फेशन जो है सेक्शन 29 में जो है रेलिवेंट हो जाता है, ठीक। इसके बाद सेक्शन 30 में जो है कन्फेशन ऑफ को एक्यूज के बारे में दिया गया है। कन्फेशन को एक्यूज के बारे में, कोई एक्यूज है मतलब एक से ज़्यादा अपराधी है किसी एक ऑफेंस में, उसमें कोई एक व्यक्ति कन्फेस करता है किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, तो वो कन्फेशन जो है रेलिवेंट हो जाता है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट केस आप जानते होंगे, एक है कश्मीरा सिंह का केस, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का है, ठीक है। एक और आपका केस है हरीब कुर्मी का केस है, हरीब कुर्मी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, हरीब कुर्मी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस है। ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी एग्जाम पूछे हैं, कश्मीरा केस तो हर एग्जाम पूछता है। वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस है कि जो है किससे डील करता है, तो आपका जो है कोई एक्यूज से डील करता है। कोई एक्यूज अगर कन्फेशन करता है किसी दूसरे एक्यूज के बारे में तो कन्फेशन जो आपका रेलिवेंट हो जाएगा। इसके अलावा और भी जो हमारे इंपॉर्टेंट केस है अगर देखना है तो, जैसे कि आपका जो है साहो का केस हो गया, साहो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस हो गया, स्टेट ऑफ यूपी हो गया। इसमें जो बोला कन्फेशन टू वन सेल्फ बोला, अपने आप से कन्फेशन करना, मतलब अकेले बैठ के जो है कन्फेशन को मतलब कि कन्फेस करना, अकेले बैठ के बड़बड़ाना कि मैंने अपराध किया ये, तो वो कन्फेशन क्या होगा, रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है बूटा सिंह का केस है, बूटा सिंह का केस, बूटा सिंह में जो आपका रिट्रैक्टेड कन्फेशन से डील करता है,
ये कन्फेशन का एक टाइप है, ठीक है। इसको हम लोग बाद में डील करते हैं, पहले देख लेते हैं कि कन्फेशन कितने टाइप का होता है, ठीक है। नहीं देखते हैं। कन्फेशन जो है हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है जुडिशियल कन्फेशन, जुडिशियल कन्फेशन, एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन हमारा जो है हमेशा रिलेवेंट होता है। ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल सेक्शन 164 सीआरपीसी देख सकते हैं, सीआरपीसी, जहाँ बताया गया है कि वो कन्फेशन किया जाता है बिफोर द मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है। मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, चाहे जुरिडिक्शन उसका है चाहे ना है, ठीक है। दोनों केस में जो कन्फेशन रेलिवेंट होता है। जब भी कन्फेशन मजिस्ट्रेट के पास होता है तो उसके पहले जो मजिस्ट्रेट जो है एक जो है वार्निंग देता है कि आप जो कन्फेशन करने के लिए बाध्य नहीं है, यू आर नॉट बाउंड टू डू कन्फेशन। तो उसके लिए भी जो है एक मजिस्ट्रेट को ये वार्निंग देना जो है मस्ट है, मैंडेटरी है, ठीक। इसके अलावा कन्फेशन जो है उसमें पूरा प्रोसीजर बताएगा कैसे कैसे कन्फेशन होता है, कहाँ करते हैं और कहाँ रेलिवेंट हो। तो अगर प्रोसीजर जो है कन्फेशन जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है, और अगर वहाँ पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस भी है तो उसको भी जो है रिलेवेंट माना जाता है, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर प्रेजेंस है तो, ठीक है। इसके अलावा कन्फेशन जो है इसके लिए जो है पुलिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड उसी मैनर में करेगा जिस मैनर में जो कन्फेशन किया गया है, या फिर जिस लैंग्वेज में जो उसको लिखा गया है सेम लैंग्वेज में होगा, ठीक। और क्वेश्चन आंसर टाइप में होगा कन्फेशन होता है जनरली, ये सब है। इसके अलावा एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मतलब कि जो कस्टडी जुडिशरी के बाहर जो कन्फेशन है, जैसे मतलब किसी प्राइवेट पर्सन से आप करते हैं कन्फेशन, प्राइवेट पर्सन करते हैं कन्फेशन, तो वो भी आपका जो एक तरीके देखा जाए तो वो रिलेवेंट हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये मतलब ये एक तरीके से कोरोबोरेटिव होता है, कोरोबोरेटिव इसको कह सकते हैं। और ये जो है आपका जो जुडिशियल कन्फेशन आपने किया ना, ये आपका जो है सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस का एविडेंशियल वैल्यू होता है। लेकिन इसका जो एविडेंशियल वैल्यू होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का, ये आपका जो कोरोबोरेटिव होता है, ठीक। कोरोबोरेशन प्लस कंट्राडिक्शन हो सकता है। कोरोबोरेशन आपका 157 में दिया गया, कोरोबोरेशन आपका 145 में दिया गया, ठीक। तो ये हो गया एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बारे में। इसका इंपॉर्टेंट लैंडमार्क का केस देखना है तो इसका वो है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस पलटन मल्लाह का केस है, पलटन मल्लाह। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट केस है इसका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का, ठीक है। और कन्फेशन में क्या इंपॉर्टेंट देखते हैं। इसके अलावा जो है हमारा एक होता है कन्फेशनल एफआईआर भी होता है। कन्फेशन आप कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, चाहे कोर्ट में करें चाहे कोर्ट के बाहर करें, तो सभी जगह जो है कन्फेशन हमारा क्या होता है, रेलिवेंट होता है, ठीक। तो अगर आप बिफोर द पुलिस ऑफिसर करते हैं एफआईआर के समय, तो आपका जो है उसको बोलते हैं हम लोग कन्फेशनल एफआईआर बोलते हैं, कन्फेशनल एफआईआर। इसका इंपॉर्टेंट 2 महत्वपूर्ण केस है। एक होता है भीरू सिंह का केस, भीरू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का है, स्टेट ऑफ आरजे राजस्थान। और दूसरा इसका है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, निशिकांत झा का केस है। निशिकांत झा आई थिंक अग्नू नेगेशिया शायद इसका है, सॉरी इसका अग्नू नेगेशिया केस है, GHNW। इसका जो अग्नू नेगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है कन्फेशनल एफआईआर से। जो मतलब अपने मतलब किसी कुछ भी लोगों का मर्डर कर देता है, जाके जो है एफआईआर लिखवाता है कि मैंने जो है इसका मर्डर किया है ये वो, और बाद में जो ये व्यक्ति छूट भी जाता है, क्योंकि इसका जो है कन्फेशनल एफआईआर का जो है एविडेंशियल वैल्यू जो है ना के बराबर होता है। आप जानते हैं एफआईआर का कोई वैल्यू नहीं होता है, और उसका जो है एविडेंस के रूप में उसको मतलब कि यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसका कोई मतलब कि क्रेडिबिलिटी नहीं होता, ट्रस्ट वर्दी नहीं होता आपका। ये स्टेट ऑफ बिहार का है, तो इसमें जो कन्फेशनल एफआईआर से दोनों जो डील करते हैं, भीरू वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, भीरू सिंह, और अग्नू नेगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। ये आपका जो कन्फेशनल एफआईआर से हो गया आपका केस। इसके अलावा कन्फेशन तो आप जानते होंगे ये चीज़ कि जो है कन्फेशन आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है कन्फेशन जो है 2 टाइप में होता है। एक होता है इनकल्पेटरी कन्फेशन होता है, एक होता है एक्सकल्पेटरी कन्फेशन। इनकल्पेटरी मतलब कि आप खुद ही जो है अपने आप को बोल रहे हैं, अपने आप को मतलब कि हार पहुंचा रहे हैं, अपने आप को मतलब कल्पेबल जो है सिद्ध कर रहे हैं कि आप ही जो है कल्प्रिट हैं। ही हिमसेल्फ शोइंग कल्प्रिट इनटू द केस। तो उसको जो है इनकल्पेटरी बोलते हैं कि मतलब अपने खिलाफ जो है अपना एविडेंस जो है दे रहे हैं कि हाँ मैं दोषी हूँ, ठीक है। एक तरीके बोलते हैं प्ली ऑफ गिल्टी, इसको बोल सकते हैं कि अपना जो है गिल्ट स्वीकार कर रहे हो आप। एक्सकल्पेटरी मतलब कि आप जो है कन्फेशन में ही जो है गिल्ट स्वीकार कर रहे हो, साथ में जो है अपना डिफेंस भी ले रहे हैं,
इसका मैंने जो है इसके डिफेंस के चक्कर में जो है इसलिए जो है बचाव में जो है मैंने ये मतलब काम किए, जिससे मतलब ये घटना जो है घटित हो गई या फिर कोई मर्डर हो गया। तो यहाँ पर आप एक्सकल्पेटरी मतलब आप बचाव कर रहे हैं अपना, इनकल्पेटरी मतलब आप अपने आप को खुद ही मतलब केस में फंसा रहे हैं। ठीक, तो इनकल्पेटरी पहले शुरुआत में क्या था, इसमें कंट्रोवर्सी था कुछ केस में है। जैसे कि शुरुआत में जो पलविंदर कौर केस हमारा है, पलविंदर कौर वाले केस में बोला गया, स्टेट ऑफ पंजाब केस है, जैसे बोला गया कि जब भी मतलब कन्फेशन अगर रिकॉर्ड होता है तो अगर दोनों चीज़ें, अगर कोई व्यक्ति इनकल्पेटरी स्टेटमेंट दे रहा है और एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट भी दे रहा है तो दोनों जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इनकल्पेटरी स्टेटमेंट दे रहा है तो वही जो है एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इनकल्पेटरी साथ में एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट दिया रहा है तो उसको जो कन्फेशन के रूप में कंसीडर नहीं करेंगे और उसको आप जो है अलग भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में जो है निशिकांत झा का केस आता है, निशिकांत झा बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। इस केस में बोला गया कि जो है परविंदर कौर के केस को जो है उसको ओवर रूल्ड किया गया, बोला गया कि जो है इनकल्पेटरी हो चाहे एक्सकल्पेटरी हो, किसी कन्फेशन दोनों इंक्लूड है तो उसको दोनों को जो है कंसीडर किया जाएगा रिलीवेंट ग्रुप में, और उनका दोनों का वेटेज देखा जाएगा कि कितना वेटेज है दोनों में। ठीक है, अगर जिसका पटला भारी होगा जो है वही जो है कंसीडर किया जाएगा। और उसके अलावा और भी एविडेंस आप प्रूव करेंगे, जिससे एक्सकल्पेटरी इनकल्पेटरी जो प्रूव किया जाएगा। तो निशिकांत झा में जो है दोनों को एक्सेप्ट किया गया और इसमें जो है पलविंदर को दोनों को एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी कन्फेशन के बारे में अगर देखा जाए तो जैसे कन्फेशन क्या हमारा बोलते हैं कि एडमिशन जो है कन्फेशन क्या हमारा एडमिशन ही है। लेकिन ये एडमिशन किस चीज़ का है, गिल्ट का है, गिल्ट ऑफ द एक्यूज का है कि एक्यूज ने जो है ये जो है अपराध किया है। ठीक, तो कन्फेशन क्या हमारा एडमिशन है। तो अगर देखा जाए गोला में तो ये हमारा जो है एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन के अंदर जो है आपका कन्फेशन आता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो है ऑल एडमिशन आर कन्फेशन बट ऑल कन्फेशन आर नॉट एडमिशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट है कि ऑल जो है एडमिशन आर कन्फेशन बट ऑल कन्फेशन आर नॉट एडमिशन। ठीक है, ये भी मेंस एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। तो ये पूरा कन्फेशन के बारे में था। ठीक, अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। तो आपका जो है कन्फेशन का इसका कोई आंसर नहीं होगा, डी होगा। कन्फेशन आपका 24 से लेकर 30 तक दिया गया, मतलब याद रखिएगा। और जो है इसके अलावा जो है आपका CRPC 164 में दिया गया। इसके अलावा जो है रिकॉर्डिंग जो इसका जो है वो 281 CRPC में ही होता है, ये दोनों CRPC के ही है। ठीक, तो ये कन्फेशन के बारे में होगा। इसके अलावा कन्फेशन जो है कोर्ट जो है सेल्फ प्रिज्यूम करता है सेक्शन 80 में। ठीक, 80 आप पढ़ेंगे। ठीक, वहाँ जो है कोर्ट जो है 80 या फिर 79, आई थिंक 79 शायद है। ठीक, 79 में जो कोर्ट जेन्युइननेस के बारे में था, तो 79 में जो है आपका जेन्युइननेस के बारे में कोर्ट जो प्रिज्यूम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पॉइंट आउट द करेक्ट आंसर, इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो ये आपका जो है बेसिक एविडेंस का बेसिक पार्ट है, उससे क्वेश्चन आया हुआ है कि लॉ ऑफ एविडेंस क्या है हमारा। तो लॉ ऑफ एविडेंस हमारा क्या है, लेक्स फोरी है। दो है, आप जानते ही होंगे, लेक्स फोरी और लेक्स लोसी। इसी में कन्फ्यूजन होता है लोगों को ज़्यादा कि लेक्स फोरी क्या होता है, लेक्स और लोसी क्या होता है। तो दोनों को देखते हैं। दो है, एक है आपका लेक्स फोरी है, एक आपका लेक्स लोसी। लेक्स फोरी मतलब लॉ ऑफ द फोरम है। ये लेक्स लोसी है, लॉ ऑफ द यानी लोकल लॉ बोल सकते हैं इसको, लेक्स लोकल लॉ बोल सकते हैं इसको। ठीक है, लेक्स फोरी मतलब लॉ ऑफ द फोरम, मतलब होता है कि जिस मतलब कि कंट्री में, ठीक है, ये मान लीजिए कि इस कंट्री में जो है आपने ऑफेंस किया है वहीं का जो है इंडियन एविडेंस एक्ट जो है अप्लाई होगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इंडिया का है, उसने ऑफेंस किसी फॉरेन में किया है, किसी अदर कंट्री में किया, तो जो है वहाँ का एविडेंस एक्ट जो उस पर लागू होगा, ना कि इंडिया का एविडेंस एक्ट लागू होगा। ठीक, और लेक्स लोसी क्या होता है, लोकल लॉ होता है, यानी कि जहाँ पर आपने ऑफेंस की, कहीं भी आपने ऑफेंस किया, इसका मतलब समझिए उल्टा होता है। कहीं भी आपने ऑफेंस किया है, तो जैसे अगर आपने ऑफेंस जो है, जैसे IPC है, तो IPC की आपका लेक्स लोसी है, ये आपने जो ऑफेंस किया था युगांडा में, और आपको जो है ट्राई किया जाएगा जब भी आप आएंगे तो इंडिया में। ठीक है, इंडिया का जो है IPC अप्लाई होता है, तो इसको बोलते हैं लेक्स लोसी बोलते हैं। ठीक, और लेक्स फोरम बोलते हैं, मतलब जिस कंट्री में आपने ऑफेंस किया वहीं का जो है इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है। तो लेक्स फोरी जो है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है। इसके अलावा आपका इंडियन एविडेंस का एक और जो है करेक्टरिस्टिक है, जो कि एडजेक्टिव लॉ इसको बोलते हैं हम लोग।
आप जानते होंगे लॉ दो प्रकार का होता है, एक होता है सब्सटेंटिव होता है, एक होता है प्रोसीजरल होता है। ठीक, तो ये जो अगर पूछा जाए जनरली अगर देखा जाए तो इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा जो प्रोसीजरल लॉ है। इंडियन एविडेंस क्या है हमारा? प्रोसीजरल लॉ है, क्योंकि इसमें जो है प्रोसीजर काफ़ी दिया गया है। इसके मोस्टली जो सेक्शन हमारा है वो प्रोसीजर से डील करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोसीजरल लॉ। और सब्सटेंटिव लॉ भी कहीं डील करता है, जैसे लेकिन सेक्शन आपका 5 से लेकर 55 तक हो गया, ये सब क्या है सब्सटेंटिव लॉ से डील करता है। जबकि इसके मोस्ट ऑफ द प्रोविजन जो है वो प्रोसीजर से डील करता है। प्रोसीजर तो होता है प्लस जो है प्रूव और डिस्प्रूव भी होता है, प्रूव और डिस्प्रूव होता है। तो इसी को जो हम लोग बोलते क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव लॉ बोलते हैं। जैसे मतलब सभी का मिक्सड होता है, चाहे सब्सटेंटिव हो, चाहे प्रोसीजरल हो, चाहे प्रूव और डिस्प्रूव हो, तो इसलिए हम लोग जो है इसको एडजेक्टिव लॉ बोलते हैं। इसके अलावा जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है? एग्जॉस्टिव भी हमारा है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। जब इंडियन एविडेंस हमारा तो एग्जॉस्टिव है। इसके अलावा एक चीज़ हमारा क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि जो है आपका सेक्शन 2 जो है जो कब रिपील किया गया, तो सेक्शन 2 हमारा जो है ये जो है 1938 में जो है आपका जो है रिपील्ड किया था, 1938 में पूछता है एग्जाम में। और डेफिनेशन क्लॉज हमारा कहाँ दिया है? सेक्शन 3 में दिया गया है डेफिनेशन क्लॉज। ठीक है, सेक्शन 3 में डिफाइन, इसमें 11 डेफिनेशन जो है दिया गया है टोटल, तो उसको हम लोग देखेंगे बाद में। इसके अलावा आप देख लीजिएगा, ये देख लीजिए कि जो है एविडेंस एक्ट जो है कहाँ अप्लाई नहीं होता है। एविडेंस एक्ट जो हमारा जो है आप जानते होंगे कि आर्बिट्रेशन में अप्लाई नहीं होता है, ये तो सब जानते होंगे आर्बिट्रेशन पे। इसके अलावा एफिडेविट पे भी अप्लाई नहीं होता है, ये भी जानते होंगे आप लोग। बस रिवीजन के लिए करवा रहा हूँ। इसके अलावा जो है हमारा कोर्ट मार्शल लॉ पे जो है अप्लाई नहीं होता है, जहाँ ऐसे कोर्ट मार्शल लॉ जो नेवी में अप्लाई होते हैं या फिर आर्मी में होते हैं, ये सब जो है अप्लाई नहीं होता है। ठीक, ये 3 आप याद रखिएगा मेरे, आर्बिट्रेशन पे, एफिडेविट पे और कोर्ट मार्शल पे। कुछ कोर्ट मार्शल अप्लाई होता है, कुछ अप्लाई नहीं होता है। ठीक, इसका सेक्शन 2 हमारा जो 1938 में जो है रिपील किया गया था। ठीक, ये तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बारे में आ गया इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट जो बेसिक पर्पज क्यों इंडियन एविडेंस जो है रखा गया, इसके बेसिक पर्पज है प्रूव और डिस्प्रूव करना केस को। ठीक है, पूरा हमारा अगर देखा जाए केस हमारा अगर देखा जाए तो एविडेंस एक्ट का जो है वेटेज क्या है, वैल्यू क्या है, तो पूरा हमारा जो भी मतलब केस जो है इंस्टीट्यूट होता है यहाँ से लेकर जजमेंट तक। पहली बात ये आप जानिए कि ये ट्रायल के बाद जो है, ट्रायल स्टेज के बाद जो है हमारा जो है एविडेंस एक्ट जो है स्टार्ट होता है, पिक्चर में आता है किसी भी केस में। ठीक, तो अगर एविडेंस हमारा एक्ट नहीं होगा तो आप जो किसी केस को प्रूव और डिस्प्रूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो केस का जेकर देखा जाए कि जो है किसी भी केस का, या चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, इन सभी का जो हार्ट है ना, हार्ट ये हमारा दिल जो है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो केस का कोई जो है कुछ है ही नहीं, केस में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आप प्रूव और डिस्प्रूव होगा नहीं, किसी को कोई रेमेडी नहीं मिलेगा। तो हमारा देखा जाए क्या है, हमारा इंडियन एविडेंस जो है हमारा हार्ट है पूरे जो केस का, प्रोसीडिंग का। ठीक, तो ये पूरा बेसिक हो गया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। तो ये आपका क्या है, लेक्स 4 ही आपका। अगला क्वेश्चन है कि एविडेंस एक्ट, एविडेंस मीन एंड इंक्लूड, एविडेंस का मतलब क्या होता है? एविडेंस एक्ट आपका डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 डेफिनेशन क्लॉज है, जिसमें 11 प्रकार के 11 डेफिनेशन दिया गया है, उसी में से एक जो है एविडेंस दिया गया है। इसमें बोला गया है कि एविडेंस जो हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला होता है ओरल एविडेंस होता है, और दूसरा जो है हमारा, एक बार देखते हैं इसको, जो हमारा एविडेंस है ये डिफाइन किया गया सेक्शन 3 में। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है हमारा ओरल होता है, एक होता है डॉक्यूमेंट्री होता है। ये सेक्शन 3 बोल रहा है। ठीक है, सेक्शन 3 बोल रहा है ये। ओरल मतलब क्या होता है? ऑल स्टेटमेंट, ऐसे सभी स्टेटमेंट जो कोर्ट, जिन्हें कोर्ट जो है परमिट करता है, कोर्ट परमिट करता है, या तो जो रिक्वायर्ड टू मेड, जिसको मतलब कि बनाना जो है जरूरी होता है बिफोर द कोर्ट बाय विटनेस के द्वारा, रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर द कोर्ट बाय द विटनेस के द्वारा, बिफोर द कोर्ट बाय द विटनेस के द्वारा, यह लिखिए। ऐसे सभी स्टेटमेंट जो है जो कोर्ट, जिन्हें कोर्ट परमिट करता है या फिर जो विटनेस के द्वारा मतलब बोले जाते हैं, कहे जाते हैं, वो सभी क्या होते हैं? ओरल एविडेंस आते हैं। ठीक है, या फिर कोई इंक्वायरी में अगला बोलता है, फिर इंक्वायरी वगैरह में कोई भी स्टेटमेंट अगर लिया जाता है तो वो सब जो है ओरल स्टेटमेंट होते हैं, जो विटनेस के द्वारा दिया गया या फिर किसी और व्यक्ति के द्वारा दिया गया। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्री हमारा एविडेंस होता है, ये डॉक्यूमेंट्री हमारा क्या होता है? डॉक्यूमेंट्री मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट जिनको प्रोड्यूस किया जाता है बिफोर द कोर्ट फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द फॉर द इंस्पेक्शन के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री में जो है ऐसे सभी जो है डॉक्यूमेंट जिनको जो है प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट फॉर द इंस्पेक्शन
फॉर द इंस्पेक्शन के लिए, किसके द्वारा इंस्पेक्शन कौन करता है, कोर्ट करता है। प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन आप याद रखिएगा बाय द कोर्ट के द्वारा, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब देखते हैं ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है हमारा कहाँ कहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ओरल एविडेंस हमारा दो जगह दिया गया है, सेक्शन 59 और सेक्शन 60 में। ठीक, अगर ओरल देखा जाए, ओरल जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्यूलर बोलते हैं, अब याद रखिएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ही पूछा है, ऑक्यूलर बोलते हैं हम लोग, इसको जो है डॉक्यूमेंट्री बोलते हैं। ओरल आपका दो जगह है, 59 और 60 में दिया गया है। इसके अलावा जो है आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर देखा जाए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपका जो है इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री आपका 61 से लेकर 65 तक जो है आपका डॉक्यूमेंट्री दिया गया है। ठीक, डॉक्यूमेंट्री आपका दो होता है, प्राइमरी होता है एविडेंस होता है और सेकेंडरी होता है। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका दोनों। अगर अब देखा जाए और देखते हैं तो सेक्शन 59 में जो हमारा सेक्शन 59 जो हमारा सेक्शन 59 बोलता है कि कोई भी फैक्ट जो है, ऑल फैक्ट जो भी मतलब कि फैक्ट होते हैं उनको जो है ओरल एविडेंस द्वारा प्रूव किया जाना चाहिए, एक्सेप्ट जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, और इसके अलावा जो हमारे और कौन सा एविडेंस, जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा जो भी आप फैक्ट दे रहे हैं उसको जो ओरल एविडेंस द्वारा प्रूव होना चाहिए। सेक्शन 60 बोलता है कि ओरल एविडेंस जो है हमारा डायरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट के बारे में, डॉक्यूमेंट का हमारा दिया गया सेक्शन 61 से लेकर 65 तक दिया गया हमारा। ठीक, 61 से लेकर 65 जिसमें दो बाइफरकेशन दिया गया, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो कौन बताता है ये बाइफरकेशन, 61 बताता है कि जो है आप डॉक्यूमेंट को दो जगह दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, एक प्राइमरी एविडेंस द्वारा, एक जो है सेकेंडरी एविडेंस द्वारा। ठीक है, प्राइमरी एविडेंस हमारा दिया गया 62 में और 64 में दिया गया है प्राइमरी एविडेंस, और ये हमारा 63 और 65 में जो है हमारा सेकेंडरी एविडेंस दिया गया है, याद रखिएगा आपको। और जानना है तो 64 में जो है बोलता है कि आप जो है प्राइमरी एविडेंस को जो है डॉक्यूमेंट के द्वारा प्रूव करेंगे, कोई भी अगर फैक्ट आता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट के द्वारा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमेशा जो है प्राइमरी डॉक्यूमेंट जो है डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस के द्वारा प्रूव होता है, एक्सेप्ट सेक्शन 65 में जो एक्सेप्शन दिया गया उसके अलावा, क्योंकि उसके अलावा जो भी मतलब डॉक्यूमेंट होगा वो जो प्राइमरी एविडेंस के द्वारा प्रूव होगा, सेकेंडरी एविडेंस जो अलाउ नहीं करता, लेकिन इसका एक्सेप्शन दिया गया 65 और 62 में बताया गया कि कौन कौन से जो प्राइमरी एविडेंस होते हैं। तो ये पूरा जो इसके बारे में था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी हो जाएगा। ऑकुलर होता है डॉक्यूमेंट्री, ऑकुलर मतलब कि ओरल हो सकता है, और डॉक्यूमेंट्री सेक्शन 3 में दिया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बारे में पूछ रहा है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है। ठीक है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो आप जानते होंगे, एविडेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट एविडेंस आप दे सकते हैं, और एक होता है इनडायरेक्ट एविडेंस दे सकते हैं। ठीक है, एक होता है आप जो है डायरेक्ट एविडेंस देते हैं, डायरेक्ट एविडेंस जैसे कि डॉक्यूमेंट्री वगैरह के द्वारा, एक होता है इनडायरेक्ट एविडेंस दे सकते हैं। तो जो इनडायरेक्ट होता है ना, ये जो आपका सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है। सर्कमस्टेंशियल मतलब कि जहाँ पर मतलब कि आप किसी डॉक्यूमेंट के नहीं जो कि जो भी फैक्ट वगैरह पाए गए उनसे जो ये शो होता है कि जो है ये घटना हुई है या फिर ये घटना किसने किया है। ठीक है, जो जहाँ पर परिस्थिति खुद ही बताते हैं, ठीक, परिस्थिति खुद ही बताते हैं कि जो ये घटना हुई है, उसको लोग बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बोलते हैं, जहाँ जो कि इसको इनडायरेक्ट एविडेंस ही बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका। इसके अलावा जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है कहीं भी आपका डिफाइन नहीं किया गया पूरे आईपीसी, पूरे एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट में, जबकि सर्कमस्टेंशियल आपका जो है इसका जो महत्वपूर्ण केस जो है दो केस है, दो केस देखते हैं हम लोग। पहला आपका शरद विरधीचंद शारदा है, शरद विरधीचंद शारदा केस है वर्सेस स्टेट ऑफ एमएच का है, यानी कि महाराष्ट्र केस है। इसके अलावा यूपी का केस है रविंद्र प्रकाश मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है। पहला शरद विरधीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, दूसरा है रविंद्र प्रकाश मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। शरद विरधीचंद शारदा वाले केस में पंचशील जो प्रिंसिपल लाया गया था। ठीक है, इसी में जो है पंचशील पूछता है, पंचशील प्रिंसिपल किस केस में लाया गया, तो इसी में जो है पंचशील प्रिंसिपल जो है 5 प्रकार के प्रिंसिपल दिए गए जो कि जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को जो है अलाउ करता है और उसके एविडेंशियल वैल्यू को जो है बढ़ाता है। इसमें से मतलब पहला हो गया कि जैसे सर्कमस्टेंस फ्रॉम विच गिल्टी
शुड बी ड्रॉन मस्ट बी शुड बी फुली स्टैब्लिश होना चाहिए। फिर इसके अलावा कंक्लूसिव सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मस्ट कंक्लूसिव इन नेचर होना चाहिए, ठीक है। फिर कोई भी जो है चैन जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है, एक सीरीज ऑफ चेन होता है, सीरीज ऑफ चेन होता है जो कि मतलब कहीं जो है गैप नहीं होना चाहिए। अगर कहीं गैप होगा तो जो है उसका इनोसेंस का जो है किसको मिलेगा, एक्यूज को जो उसका इनोसेंस का बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब जो है 5 प्रकार का दिया गया है पूरा पाँचों। और भी दिया गया है कि कोई कोई भी मतलब हाइपोथेसिस नहीं होना चाहिए जो यह शो करता है कि जो है किसी भी तरीके से शो जो करे कि ये जो है एक्यूज जो है गिल्टी नहीं है। तो ये सब जो है नहीं होना चाहिए। तो यही तो जो है पंचशील योजना जो है, यही रविंद्र वाले केस में भी यही चीज़ सेम जो है डील किया गया है। जो मतलब शरद बिरदीचंद शारदा, सबसे पहला केस इसका शरद बिरदीचंद शारदा का ही केस है, ठीक, जो इससे जो है डील करता है। इसके अलावा जो है तो ये जो है पूरा जो है हमारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बारे में इतना ही फैक्ट है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बारे में तो ये क्या हो गया, हमारा इनडायरेक्ट एविडेंस होता है। और डायरेक्ट एविडेंस तो आप जानते हैं, डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री के द्वारा होता है। डॉक्यूमेंट जिसमें आप ओरल भी दे सकते हैं और डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंस दोनों जो है डायरेक्ट एविडेंस होता है हमारा। और इनडायरेक्ट हमारा क्या होता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है। इसके अलावा और भी केस अगर देखना है इसमें तो देख सकते हैं, जैसे कि आपका जो है अदर केस में, जैसे कि अब्दुल रज्जाक केस है। अब्दुल रज्जाक वर्सेस स्टेट का केस है, जिसमें बोला गया कि जो डॉग वगैरह होते हैं, डॉग जो भी मतलब कि कुछ सूंघ के अगर कुछ पाते हैं, ठीक है, तो वो जो है साइंटिफिक एविडेंस होता है, ठीक, साइंटिफिक एविडेंस होता है। याद रखिए, खूब पूछता है एग्जाम में कि अब्दुल रज्जाक का केस है इसमें कि डॉग जो है कोई भी खोज करते हैं, ठीक है, सूंघ कर कुछ ज़मीन से निकालते हैं, अलाउ करते हैं, तो वो जो है साइंटिफिक एविडेंस होता है। इसके अलावा जो है हमारा टेप रिकॉर्ड कन्वर्सेशन आप जानते होंगे, टेप रिकॉर्ड कन्वर्सेशन TRC जिसको बोलते हैं, वो भी जो है आपका जो है वो आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, ठीक। ये आपका RM मलकानी का केस है, RM मलकानी। इसमें सेक्शन 6 आएगा, सेक्शन 7 आएगा, ठीक, और सेक्शन 8 भी आता है। तो ये तीनों आपका रिलेवेंट होता है टेप रिकॉर्ड कन्वर्सेशन में, ठीक है। तो ये हो गया आपको पूरा, ठीक है। अब्दुल रज्जाक केस क्या रखिएगा और TRC याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट केस सब पूछते हैं काफ़ी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन वो देखते हैं, एक मिनट इसको मिटा दे थोड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कहाँ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला क्वेश्चन सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस डील करता है। ये तो हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला ये है फैक्ट विच डो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। गेस्ट हमारा हो गया है। अगला क्वेश्चन आपका जो है CRPC से डील करता है। अगला क्वेश्चन है द कोर्ट में अल्टर द चार्ज, चार्ज के बारे में, CRPC का चार्ज। तो कब अल्टर कर सकते हैं चार्ज को, बिफोर द एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन इज टेकन, बिफोर द एक्यूज इंटर अपॉन हिज डिफेंस, और व्हेन द एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन, या फिर बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस। तो इसका सही आंसर डी होगा आपका कि जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले जो है आप चार्ज को अल्टर कर सकते हैं। अभी हम लोग समझते हैं कि चार्ज जो है ये है क्या, और कहीं डिफाइन किया गया है, या फिर इसके संबंध में जो है सेक्शन कहाँ का है। चार्ज आपका डिफाइन किया गया है कि CRPC सेक्शन जो है 2B में डिफाइन किया गया आपका, 2B में आपका जो है चार्ज डिफाइन किया गया है। वहाँ जो है डेफिनेशन नहीं बताता है, बस बोलता है कि चार्ज कि मतलब हेड ऑफ चार्ज होता है। चार्ज मतलब क्या होता है, हेड ऑफ, एनी हेड ऑफ चार्ज होता है, एनी हेड ऑफ चार्ज लिख सकते हैं, एनी हेड ऑफ चार्ज। फिर इसके बाद चार्ज कंटेन में मोर हेड देन वन लिखा है, ये सब लिखा, ठीक है, ठीक है। व्हेन द चार्ज हो जाएगा इस तरह लिखा है, व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड देन वन, यानी एक से ज़्यादा, मतलब कि मतलब चार्ज में हुए कंटेन हो सकते हैं इससे ज़्यादा ऑप्शन टाइप में। लेकिन अब यहाँ पर जो है डिफाइन नहीं किया गया है कि चार्ज जो है, चार्ज का मतलब क्या होता है। देखिए चार्ज मतलब होता है क्या, प्रिसाइज फार्मूलेशन ऑफ एन एक्यूजेशन होता है। कि जो है चार्ज क्या मतलब होता है, चार्ज मतलब होता है प्रिसाइज फार्मूलेशन ऑफ एन एक्यूजेशन, माने कि जो आरोपी के ऊपर, जो एक्यूज के ऊपर जो भी आरोप लगाया जाता है उसी का डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन जो है हमारा चार्ज होता है, जिस पे मतलब हमारा ट्रायल जो है चलता है। तो चार्ज हमारा ये होता है। इसको डिफाइन कहाँ किया गया, जो मैंने ये सेंटेंस बोला कि प्रिसाइज फार्मूलेशन ऑफ एन एक्यूजेशन,
मेड अगेंस्ट द पर्सन, मेड अगेंस्ट ए पर्सन ऑफ एन ऑफेंस का, ठीक है। तो ये सब जो है हमारा डिफाइन किया गया एक जजमेंट में जिसका नाम है सीबीआई वर्सेस बीसी शुक्ला केस, बीसी शुक्ला। इसमें जो है चार्ज डिफाइन किया गया कि जो है चार्ज मतलब होता है प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ एन एक्यूजेशन, प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ एन एक्यूजेशन अगेंस्ट ए पर्सन ऑफ एन ऑफेंस अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय हिम, ठीक है, जो उसके बारे में कमिट किया था उसका जो है पूरा जो है डिस्क्रिप्शन कि मतलब कौन सा ऑफेंस किया है, कौन सा सेक्शन लगा है, पूरा डिटेल होता है किसकी पार्टी किसने मतलब किया है, आप एक्यूज का नाम वगैरह, तो ये जो है पूरा जो है चार्ज में होता है। इसके अलावा आप देखेंगे चार्ज जो है, चार्ज आपका चैप्टर 17 में दिया गया है, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि चार्ज जो है किस किस सेक्शन में दिया गया है, कहाँ का दिया गया है, उसके बाद उसके जजमेंट वगैरह है, फिर और भी जो पॉइंट है उनको देखते हैं हम लोग। चार्ज हम लोग दिया गया चैप्टर 17 में 211 से लेके 217 तक, ठीक है, चार्ज दिया गया। ठीक, चैप्टर 17 में दिया गया चार्ज, हमें याद रखिएगा, चैप्टर 17 211 से लेकर 225 तक, आई थिंक 224 तक है ये, ठीक है, सॉरी 224 तक है ये, क्योंकि 225 के बाद जो है सेशन ट्रायल स्टार्ट होता है, 225 से 237 तक होता है सेशन ट्रायल, उसके बाद वारंट ट्रायल वगैरह आता है। तो 211 से लेकर 224 तक जो है हमारा चार्ज जो है पूरा डिटेल जो है पूरा सेक्शन दिया गया है। 211 में आपका क्या दिया गया कि चार्ज में जो है क्या क्या होगा, इसी का आप पढ़ेंगे 211 का क्लॉज 7 पढ़ेंगे, तो वहाँ जो है प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में दिया गया। अगर प्रीवियस कन्विक्टेड कोई व्यक्ति है तो चार्ज में जो है आप लिख सकते हैं कि पहले भी ये कन्विक्ट हो चुका है। इसके अलावा 212 में आपका जो है दिया गया कि किस मैनर क्या है, ठीक है, नहीं सॉरी मैनर नहीं होगा आपका, यहाँ पर टाइम होगा, टाइम क्या है, प्लेस क्या है, ठीक है, और कौन व्यक्ति ने जो है किया है उस चार्ज में लिखना पड़ेगा क्या क्या है। 213 में बोला गया कि किस मैनर से जो है ऑफेंस कमिट हुआ है, मैनर, मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस, उसको भी ऑल्सो मेंशन इन द चार्ज, उसको भी चार्ज जो है मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद 214 में दिया गया कि कौन सा ऑफेंस, नेम ऑफ द ऑफेंस, ऑफेंस का नाम लिखो, नेम ऑफ द ऑफेंस, ऑफेंस का नाम लिखो, और उसने मतलब किस टाइप का ऑफेंस किया पूरा डिटेल फिर डिस्क्रिप्शन में दिया। अगर आईपीसी में पनिशेबल है या फिर आईपीसी में डिस्क्राइब है डेफिनेशन को, जो ऑफेंस उसने किया है उसको भी जो लिखना है, 214 में ये दिया गया, ठीक। इसके अलावा 215 आप पढ़ते हैं, 215 में आपको जानते ही हैं कि जो इफेक्ट ऑफ एरर, मान लीजिए कि अगर कोई इस चार्ज में अगर डिफेक्ट आ गया, ठीक है, चार्ज में, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। तो जनरली जनरल रूल देखो क्या है, इसके साथ हम लोग वो पढ़ते हैं सेक्शन, आप पढ़े होंगे कि ये 464 पढ़ते हैं, ठीक है, 215 के साथ, 215 जो है के साथ जो है 464 हम लोग पढ़ते हैं, तो मिटा देते हैं हम लोग, 464 पढ़ते हैं। 464 क्या करता है, इसी की रेमेडी दिया है 464, ठीक है, 215 का ही रेमेडी दिया है 464, 464। ऐसे बोलता है कि कोई भी अगर डिफेक्ट आता है चार्ज में तो वो जो है क्या होगा, इरेगुलर नहीं होगा, यानी कि वाइड नहीं होगा, तब तक वाइड नहीं होगा जब तक जो है वो जो है क्या करता है, फेलियर ऑफ जस्टिस जब तक जो है उससे नहीं होता, फेलियर ऑफ जस्टिस, या फिर जस्टिस आपका जब प्रभावित नहीं होता है, अगर जो कोई अगर मतलब इरर है चार्ज में, अगर जस्टिस आपका फेलियर नहीं होता है या फिर जस्टिस आपका अफेक्ट नहीं होता है, तब तक चार्ज जो है, जो इरर आपका है वो जो है वो मतलब इरेगुलर का है, लेकिन वो है क्यूरेबल इरेगुलरिटी उसमें, ठीक है, क्यूरेबल इरेगुलरिटी इसको बोलते हैं, मतलब वो इरेगुलरिटी कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया तो वो जो इनक्यूरेबल इरेगुलरिटी हो जाएगा आपका, और जो है इसी आधार पे जो है आपका पूरा जजमेंट जो है वाइड हो जाएगा। तो ये जो 464 में दिया गया, 464 में दिया गया, 215 के साथ पढ़ते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा हमारा सेक्शन जो है 216 पढ़ते हैं। 216 में आपका जो अल्टरेशन दिया गया, जो ये एग्जाम पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि अल्टर कहाँ से कर सकते हैं, 216 में दिया गया कि अल्टरेशन आप कर सकते हैं, उसमें आपका अल्टर भी कर सकते हैं, इसके अलावा ऐड भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और अल्टर भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। अगर पूछेगा कुछ ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं 216 में, 216 में, और अल्टर भी कर सकते हैं। और ये इसका स्टेज क्या होता है, मतलब किसी भी स्टेज पे, मतलब ट्रायल स्टार्ट को यहाँ से जो जजमेंट है किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं, जजमेंट के बाद लेकिन नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा, जजमेंट के पहले होता है 216 में, ठीक। तो ये कर सकते हैं। इसके बाद जो है 217 आता है, 217 को हम 216 के साथ पढ़ते हैं, दोनों के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि जब भी चार्ज चार्ज मान लीजिए अगर अल्टर हो गया, आपका चेंज हो गया, फिर ऐड हो गया, उसके बाद पार्टी को जो है फिर से बुलाया जाता है, पार्टी को, जो भी पार्टी है, विटनेस है, उनको जो है रिकॉल किया जाएगा, रिकॉल होता है, ठीक, रिकॉल करते हैं आप, या फिर री एग्जामिन करते हैं, ठीक है, या फिर री सम्मन करते हैं, उसको सम्मन भी कर सकते हैं। तो ये सब 217 में दिया गया है कि अगर चार्ज अल्टर होता है तो 217 जो है अप्लाई होता है, अगर होता है तो नहीं होता तो नहीं अप्लाई होगा, ठीक है।
तो 217 होगा, तो उसमें आप रिकॉल कर सकते हैं, रीएग्जामिन कर सकते हैं, रीसम्मन कर सकते हैं विटनेस को, जिसको आपने ऑलरेडी एग्जामिन कर लिया है या फिर सम्मन भेज दिया है। इसके अलावा 218 देखते हैं हम लोग। ठीक, 218 बोलता है, जनरल रूल बोलता है कि जो है एक ऑफेंस के लिए जो है 1 ऑफेंस टू 1 चार्ज, 1 ऑफेंस 1 चार्ज होता है। ठीक है, 219 बोलता है, 219 लेकिन ये यहाँ 219 जो 218 पहले आप समझिए, 218 जो है जनरल रूल है कि मतलब एक ऑफेंस के लिए 1 ऑफेंस इक्वल टू 1 चार्ज। लेकिन जो है इसका एक्सेप्शन है जनरल रूल का, ये है 219 में दिया गया, 219, 220, 221 दिया गया और 223 दिया गया। 219 में दिया गया 220, 221, 223, 218 का एक्सेप्शन है। 218 जनरल रूल बोलता है कि एक ऑफेंस के लिए एक ही चार्ज जो है फ्रेम करेंगे, लेकिन 219, 20, 21, 23 ये सब जो एक्सेप्शन है। अब देखते हैं हम लोग ये सब चारों क्या है। 219 में आपका जो है कि बोलता है कि 3 ऑफेंस 1 साल के अंदर 1 ईयर में अगर हुआ है, 1 ईयर में, तो आप जो इसके साथ में एक साथ कंबाइंड फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, कंबाइंड फ्रेम कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा 220 बोलता है अगर सीरीज ऑफ एक्ट कोई हुआ है, सीरीज ऑफ ऑफेंस हुआ है, सीरीज ऑफ ऑफेंस मतलब एक साथ, जैसे आप चोरी करने गए, साथ में मर्डर भी कर दिए फिर, ठीक है, और साथ में 4-5 लोग और चले गए तो रॉबरी हो गया, ठीक है, डकैती भी कर दी, तो अगर 5 लोग, 5 से ज़्यादा लोग हैं तो उसमें डकैती भी आ गया, तो इसमें क्या हो गया, सीरीज ऑफ ऑफेंस आ गया। मर्डर तो आप करने गए थे, साथ में चोरी भी की है, ठीक है, रॉबरी भी की है, डकैती भी की है, और फिर हाउस ट्रेसपास भी की है, ठीक है, हाउस ब्रेकिंग भी की है, तो ये सब जो है इंक्लूड हो गया। तो ये सीरीज ऑफ ऑफेंस है, तो उसको भी जो है आप जो है एक ही चार्ज में जो है उसको जो है ट्राई कर सकते हैं, तो एक ही चार्ज में जो कंटेन कर सकते हैं एक ही ऑफेंस को। 221 समझिए, 221 और 223 ये बात करता है, एक बात करता है जॉइंडर, जॉइंडर ऑफ ऑफेंस के बारे में, जॉइंडर ऑफ ऑफेंस, ऑफेंस को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो 221 होता है, ये इंपॉर्टेंट याद करिएगा इसको, 221, 223 ये होता है जॉइंडर ऑफ एक्यूज होता है, कि अगर एक से ज़्यादा एक्यूज है, ठीक है, तो उनको ज्वाइन करना है, अगर सेम फैक्ट पे एक से ज़्यादा एक्यूज है तो उसके लिए 223 यूज करते हैं आप। और अगर जो एक से ज़्यादा ऑफेंस आपने ऑफेंसेस किया है, ठीक है, तो उसको ज्वाइन करना है सभी ऑफेंस को एक में, तो 221 यूज करते हैं। जैसा आपने पढ़ा होगा सीपीसी में पढ़ा होगा आपने, यही दोनों चीज़ आपने सीपीसी में पढ़ा होगा, ऑर्डर 2 रूल 2 पढ़ते हैं आप ना, तो वहाँ भी जो है इस तरह की बात की गई है। इसके अलावा सीपीसी में आप पढ़ते होंगे कि जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ वगैरह, ये जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट वगैरह, वो भी आपका ऑर्डर 1 रूल 3 रूल 3 में दिया गया, रूल 1 रूल 3 ए आई थिंक है। ठीक है, तो ये सब आपका दिया गया वहाँ पर सीपीसी में भी, तो लिंक कर सकते हैं आप यहाँ से। तो ये पूरा जो है हम लोग देखें कि जो है क्या क्या जो है कौन कौन से जो है सेक्शन जो है पूरे हैं। ठीक है, एक बार अगर रिवीजन करना है तो रिवीजन कर देते हैं। 212 में देखते हैं दोस्तों, 211 में आपका, ठीक है, सिंपल चार्ज दिया गया। 217, 211 का क्लॉज 7 याद रखिएगा, प्रीवियस कन्विक्शन दिया गया है। 212 में आपका जो है टाइम प्लेस वगैरह दिया गया, किस टाइम हुआ था, किस प्लेस हुआ था, चार्ज भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, 213 में आपका मैनर दिया, किस तरीके से किया गया। 214 में आपका जो है ऑफेंस का नाम लिखना, नेम ऑफ ऑफेंस है, नेम ऑफ ऑफेंस याद कीजिएगा। 214 में, 214 में नेम ऑफ ऑफेंस इंपॉर्टेंट ये भी। और 215 में अगर कोई एरर हो जाता है चार्ज में तो क्या होगा, उसके साथ हम लोग पढ़ते हैं 464 पढ़ते हैं सेक्शन। ठीक है, जो इसका जो है वो बताता है, रेमेडी बताता है। ठीक, 216 में पढ़ते हैं कि अल्टरेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं, अल्टर और ऐड भी पढ़ते हैं, ऐड भी करते हैं आप चार्ज को। अगर आप चार्ज को अल्टर ऐड कर लिए तो 217 अप्लाई होगा, जो बोलता है कि फिर से जो है विटनेस को जो है आप रिकॉल, री एग्जामिन और रीसम्मन कर सकते हैं। फिर 218 में जो है जनरल, 218 से जो है नया कहानी स्टार्ट होता है, 218 से लेकर 224 तक, 218 से लेकर 224 तक जो है पूरा कहानी स्टार्ट होता है, नया कहानी स्टार्ट होता है, जो बात करता है कि जो है जनरल रूल बोलता है, उसके साथ एक्सेप्शन बोलता है। तो 218 में क्या है, हमारा जनरल रूल है, जो है एक ऑफेंस के लिए एक ट्रायल होगा। लेकिन 219, 220, 221 और 223 ये जो है इसका जनरल एक्सेप्शन है। 219 में क्या दिया गया, 219 में दिया गया है कि अगर जो है 3 ऑफेंस 1 साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर हुए तो आप जो है एक ही मतलब कि चार्ज में सभी ऑफेंस को जो है इंक्लूड कर सकते हैं। और 220 में अगर सीरीज ऑफ ऑफेंस हुआ है, मतलब आप करने गए, आप मतलब कि किसी को चोरी करने गए आप, ठीक है, उसके साथ ही आपने हाउस ट्रेसपास कर दिया, हाउस ब्रेकिंग कर दिया, ये सब कर दिया, तो सीरीज ऑफ ऑफेंस एक से ज़्यादा ऑफेंस आपने कर दिया। ठीक, तो आपका जो है उसके लिए आप जो है एक ही चार्ज में इन सभी ऑफेंस को जो है, इन सभी ऑफेंस के लिए एक्यूज को जो है चार्ज कर सकते हैं एक ही चार्ज में। 221 और 223 बताया हमने आपको। 221 में जॉइंडर ऑफ ऑफेंडर होता है,
ज्वाइंटर ऑफ ऑफेंस होता है। और 223 में ज्वाइंटर ऑफ एक्यूज होता है। एक्यूज को ज्वाइन करना है 223 में अगर ज्वाइन करते हैं एक्यूज को, और ऑफेंस को ज्वाइन करते हैं 221 में। ठीक, ये पूरा हो गया इसके बारे में। इसके अलावा 224 बचा हुआ है आपके साथ। 224 मैंने बताया नहीं आपको। 2 to 4 लास्ट बचा है। ये अलग ही बात करते हैं, बोलता है विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, विड्रॉल ऑफ चार्ज, विड्रॉल ऑफ चार्ज। जैसे अल्टरेशन था ना वहाँ पे 217 में, 216 में, वैसे विड्रॉल ऑफ चार्ज है। ठीक, आप चार्ज विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, कोर्ट अगर चाहे, लगता है कि बाद में लगता है कोर्ट को जो है कि ये ऑफेंस उसने नहीं किया है, या ठीक है, या फिर और कोई रीजन है, तो उसके लिए विड्रॉ हो सकता है, चार्ज जो है वापस हो जाएगा उस ऑफेंस के लिए, पूरा चार्ज भी वापस हो सकता है। अगर आपने मतलब वो कर लिया, क्या नाम है, कंप्रोमाइज कर लिया, तो आपका चार्ज विड्रॉ वगैरह हो जाएगा। ये सब होता है 224 में। ठीक है, इसके अलावा विड्रॉल पूरे सीआरपीसी में कहाँ कहाँ दिया देख लेते हैं हम लोग। 34 आप पढ़िएगा, वहाँ विड्रॉल दिया गया, विड्रॉल ऑफ पावर्स दिया गया है, पावर का मतलब शक्तियों का जो है विड्रॉल। इसके अलावा आप जो पढ़ते हैं 2 to 4 तो पढ़ लिया आपने। इसके अलावा 257 में दिया गया है। ठीक है, 257 में आपका क्या दिया गया है, 257 आपका विड्रॉल ऑफ कंप्लेनेंट दिया गया, मतलब कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेंट किया था वो जो है विड्रॉल करता है 257 257 में। इसके अलावा 321 तो सबसे पॉपुलर है। ठीक है, तो वहाँ भी विड्रॉल ऑफ प्रोजिक्यूशन दिया गया है। अगर प्रोजिक्यूशन विड्रॉ करता है तो जो वहाँ पर ये जो है ट्रायल स्टेज का है विड्रॉ ये वाला। और ये 257 दोनों में अंतर यही है, एक कंप्लेनेंट है एक प्रोजिक्यूशन। ठीक है, कंप्लेंट तब है जब मतलब अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है, ये ट्रायल स्टेज के पहले का है। ठीक है, और ये जो है 321 ये ट्रायल के बाद का है, आफ्टर का। ठीक, तो ये पूरा जो इधर हो गया 211 से लेकर 223 तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में सेक्शन पूछे जाते हैं इससे संबंधित। ठीक है, अब और भी चीज़ हम लोग देखते हैं। अभी पहले इसको थोड़ा हम लोग थोड़ा स्पेस लाते हैं। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा कुछ और चार्ज के बारे में। जैसे कि चार्ज के बारे में क्या ऑब्जेक्ट क्या होता है चार्ज का, अगर हम देखें तो चार्ज का जो है ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक, तो जो है चार्ज का ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक तरीके से जो है एक्यूज को बताना कि जो है आपके खिलाफ जो ये चार्ज लगने वाला है, और आप जो है ट्रायल के लिए स्टार्ट हो जाए। ठीक है, या फिर आपको अगर प्ली ऑफ गिल्टी करना है, पीओजी करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप जो है चार्ज हो जाए, तैयार हो जाए कि आपको जो है ट्राई किया जा रहा है, फिर प्ली ऑफ गिल्टी कर सकते हैं आप। तो आपको जो है चार्ज का पर्पज यही है। ठीक है, ट्रायल स्टार्ट करना, मेन चार्ज का पर्पज है ट्रायल को जो है बिगिन करना, शुरुआत करना। इसका कुछ इंपॉर्टेंट केस देखते हैं हम लोग। जैसे पहला केस हो गया आपका बीनू भाई का केस, बहुत इंपॉर्टेंट ये केस है। बीनू भाई ये रणछोड़ दास, बीनू भाई रणछोड़ भाई, भाई ये दास नहीं है, रणछोड़ भाई पटेल वर्सेस राजीव भाई, राजीव भाई डूडा भाई डूडा, DUDA, डूडा भाई पटेल। बीनू भाई रणछोड़ भाई पटेल वर्सेस क्या था, राजीव भाई डूडा भाई पटेल। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था कि जो है इरोनियस, इसे बोलता है इरोनियस या फिर इरेगुलर, अगर कोई चार्ज है तो वो जो है क्या हो जाएगा, उससे अगर कोई व्यक्ति कन्विक्ट हुआ है तो सच ऐसा कन्विक्शन जो है इनवैलिड हो जाएगा। अगर जो है फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, जैसा मैं बताया ना फेलियर ऑफ जस्टिस होगा पूरा, वही यहाँ पे बताया गया डिटेल, वही 215 से 215 जो है 215 रेड विथ 464 तो बताया ना मैंने आपको, यही पूरा बताया गया इसमें। ठीक है, बीनू भाई वाले केस में कि अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ तभी जो है चार्ज आपका जो है इनवैलिड होगा, या फिर इनक्यूरेबल इरेगुलरिटी होगा, अदरवाइज जो है क्यूरेबल रेगुलरिटी। ठीक है, इसके अलावा अगला केस हमारा स्टेट ऑफ झारखंड का केस, झारखंड स्टेट वर्सेस लालू प्रसाद यादव का केस है। लालू प्रसाद से बोला गया कि सेपरेट ट्रायल, सेपरेट ट्रायल क्या है आपका रूल है, और ज्वाइंट ट्रायल क्या है आपका एक्सेप्शन है, ज्वाइंट ट्रायल एक्सेप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस लालू प्रसाद यादव। ठीक है, बिहार का है, झारखंड का है, सॉरी झारखंड का है, उस समय झारखंड और बिहार एक में था। तो सेपरेट ट्रायल क्या है, जनरल रूल है, और ज्वाइंट ट्रायल आपका क्या है एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन है। इसी तरह आपने पढ़ा होगा ये मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ MP वाला, मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ MP का है। इसे बोला गया कि क्या है, जेल इज एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जेल है, और बेल क्या है रूल है, ये भी आता है आपको, बेल इज रूल, बेल आपका रूल है, जेल एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये दोनों से याद रखिएगा। ठीक, तो ये जजमेंट पूरा हो गया, बस इतना ही था चार्ज के बारे में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा CRPC फिर से, CRPC द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट अवार्डेड इन समरी ट्रायल,
समरी ट्रायल में कितना इम्प्रिजनमेंट होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा हमारा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि समरी ट्रायल जो है कहाँ कहाँ दिया गया है। पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, समरी ट्रायल का जो है इम्प्रिजनमेंट कितना है, 3 महीने का। ठीक, 3 महीने का इम्प्रिजनमेंट इसमें होता है। और ये इम्प्रिजनमेंट कहाँ दिया गया है, ये इम्प्रिजनमेंट आई थिंक आपका 262 में शायद दिया गया। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट के बारे में पहले हम देखते हैं कि जो है समरी ट्रायल कि जो है कहाँ कहाँ दिया गया है, कहाँ कहाँ प्रोविजन इसका सीआरपीसी पूरा है। देखो समरी ट्रायल आपका चैप्टर 21 में है, चैप्टर 21 में है। ठीक है, और आपका 260 से लेके 265 तक है समरी ट्रायल। पहले आपका कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल था, फिर वारंट ट्रायल था, फिर उसके बाद जो है वारंट में जो है डिवाइड होता है पुलिस ट्रायल अदर देन पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, इसके बाद आपका जो है सम्मन ट्रायल आता है, फिर आपका समरी ट्रायल आता है 18 से लेके 21 तक, 18 19 20 21। ठीक है, ये तीनों है 17 18, हाँ 18 19 20 21। ठीक है, ऐसा है। ठीक, तो 260 से लेकर 265 तक दिया गया है। ठीक है, इसमें कौन कौन से ऑफेंस आते हैं, 2 टाइप के ऑफेंस आते हैं। अगर इम्प्रिजनमेंट है तो 2 साल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, 2 ईयर, लेस देन 2 ईयर होना चाहिए। अगर फाइन है तो जो है 2000 के अंदर होना चाहिए। जैसे आपका 2 साल के अंदर कौन से पनिशमेंट आपके हो गए, जैसे आपका मिसचीफ हो गया। ठीक है, जिसमें 3 महीने का आई थिंक पनिशमेंट है शायद। ठीक है, 427 में दिया गया। इसके अलावा आपका एफरे हो गया, 1 महीने का पनिशमेंट है। ठीक है, इसके अलावा आपका रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट हो गया, ये सब हो गया। तो ये सब क्या है, ये छोटे ऑफेंस है, यहाँ समरी ट्रायल हो सकता है। 2000 का ऑफेंस है, जैसे कि आपने कोई स्टोलन प्रॉपर्टी रखा हुआ, ठीक है, जो 2000 के नीचे का है वैल्यू का, कोई थेफ्ट किया है जो 2000 नीचे का है, तो ये सब जो है समरी ट्रायल स्टार्ट होगा। तो ये सब इसी की एग्जाम्पल हो सकता है। अब देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से मतलब 260 से लेकर 265 तक पूरे क्या है। 260 में क्या दिया गया कि पावर है, किसके पास पावर है ट्राई करने का, पावर टू ट्राई समरी ट्रायल। तो किसके पास पावर है, 3 लोग के पास पावर। सीजीएम आपका हो गया, फिर जेएमएफसी आपका हो गया, उसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो गया, एमएम हो गया, जेएमएफसी। जेएमएससी भी कर सकता है। ठीक है, जेएमएससी भी कर सकता है अगर हाई कोर्ट जो है उसको जो है अलाउ करे तो। ठीक, 2 चीज़ें समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा अलग से। देखो 2 चीज़ें, एक आप पढ़ते हैं 190 यानी कॉग्निजेंस, एक पढ़ते हैं आप ये 262। ठीक है, 261 लिख लीजिए। तो 191 में क्या होता है कि जो है अगर जेएमएससी अगर कॉग्निजेंस ले रहा है जेएमएससी, तो जो है वहाँ सीजीएम जो है एम्पावर्ड है, उसको पावर देता है, सीजीएम पावर देता है। अगर जो है समरी ट्रायल कौन करता है, जेएमएससी के यहाँ से समरी ट्रायल करता है, तो यहाँ जो है कौन किसके पास पावर, हाई कोर्ट के पास पावर है। ठीक है, याद रखिए, यहाँ सीजीएम के पास है, यहाँ जो है हाई कोर्ट के पास है। ठीक, ये बात आपके यहाँ से याद रखिएगा। ये काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जो है कहाँ सीजीएम दिया था, कहाँ ये दिया था। ठीक, अगर कॉग्निजेंस है तो वहाँ सीजीएम है, और अगर ये है समरी ट्रायल तो हाई कोर्ट आपको एम्पावर करता है जेएमएससी को, सेकंड क्लास को। अब देखते हैं हम 261 में क्या दिया गया। ठीक है, 261 में दिया गया है जेएमएससी के पास पावर है, जेएमएससी जो बताया हमने कि जो है कर सकता है। कब कर सकता है, जब 6 महीने के अंदर का पनिशमेंट हो। ठीक है, 6 महीने का अंदर का पनिशमेंट होना चाहिए, तब जो है ट्राई कर सकता है। कौन 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 पावर देता है ये इसको, हाई कोर्ट देता है पावर। ठीक है, इसके बाद 262 में देखो प्रोसीजर दिया गया है। 262 का प्रोसीजर बताया गया कि कैसे जो है समरी ट्रायल होगा। समरी ट्रायल सेम जो है सम्मन ट्रायल की तरह होगा, पहली बात तो सम्मन ट्रायल की तरह होगा। और इसके अलावा जो है इसके अलावा इसमें जो है डेट ऑफ ऑफेंस होगा, डेट ऑफ रिपोर्ट है, ये सब लिखना जो है उसमें होता है। क्या क्या होगा इसके अलावा जो इसका पनिशमेंट दिया गया, पनिशमेंट जो है कितना होगा, 3 महीने का होगा, जो क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, यहाँ से आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, सम्मन ट्रायल जो है समरी ट्रायल में तो होता है, ये सम्मन ट्रायल का मतलब कि सम्मन ट्रायल की तरह होता है समरी ट्रायल। इसके अलावा जो है हमारा जो मेंटेनेंस का है 125, जो कि 126 मान लीजिए, वहाँ प्रोसीजर दिया है 125 का, तो वहाँ पे जो है सम्मन ट्रायल ही होता है आपका। ठीक है, जो मेंटेनेंस प्रोसीजर वो भी सम्मन ट्रायल की तरह चलता है। तो दोनों जगह याद रखिएगा, चाहे समरी ट्रायल हो चाहे मेंटेनेंस का हो, दोनों जगह जो है सम्मन ट्रायल की तरह जो है ट्रीट किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है 263 आपको दिया गया है, 263 में आपको जो क्या दिया गया, 263 में आपका जो है वो रिकॉर्ड दिया गया है, रिकॉर्ड ऑफ सम्मन, रिकॉर्ड ऑफ समरी ट्रायल कैसे होगा। ठीक, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 264 में आपका जो है
आपका जो है जजमेंट दिया गया कि जजमेंट जो है कैसा होगा। तो ये भी ज़्यादा कुछ नहीं है कि जजमेंट जो है लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट होगा, जो भी कोर्ट का लैंग्वेज है वो होगा। तो 265 आपको दिया गया, 265 आपका जो है लैंग्वेज दिया गया। जजमेंट तो आपका ठीक है, लैंग्वेज आपका कोर्ट का ही लैंग्वेज होगा। और जो जजमेंट मैंने बताया ना, ये आई थिंक गलत हो गया है। ये जजमेंट का जो है, जजमेंट आपका जो है अगर प्ली ऑफ गिल्टी करता है तो ऐसे होगा, ठीक है। मजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड करता है इसके लिए एविडेंस, मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है एविडेंस। ये देखिए मजिस्ट्रेट जो है, जजमेंट इसमें है 265 में लैंग्वेज है, बस याद रखिएगा। ठीक, 263 में रीजन रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस है, ठीक है। 265 में जजमेंट है, 264 में जजमेंट, 265 में लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। तो ये पूरा जो है समरी ट्रायल के बारे में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको मिटाने से पहले। तो इसका जो सही आंसर यही है, बी वाला। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा मैक्सिम जो है नीमो डेविड बिस वेक्सारी प्रो उनो इट एडम काउसा से डील करता है, यानी कि ए मैन शैल नॉट बी ट्वाइस वेक्स फॉर वन एंड द सेम कॉज। तो किसी व्यक्ति को एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार ट्राई नहीं किया जाएगा। ठीक, तो ये दिया गया आपका सेक्शन 300, जो जानते होंगे सब लोग सेक्शन 300 के बारे में। अभी हम लोग सेक्शन 300 का पूरा समझेंगे कि जो है कहाँ कहाँ दिया गया, कैसे कैसे दिया गया। पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन 300। ये आपका जो है चैप्टर 24 में आता है, चैप्टर 24, 24 नंबर का चैप्टर, 24 नंबर चैप्टर में 24 में जो है आपका ये दिया गया, जो कि सेक्शन 300 से लेकर 327 तक है, 327 तक है, ये नहीं होगा, 327 तक है, 300 से लेकर 327 तक जो है आपको डील किया गया चैप्टर 24 में, जो कि इंक्वायरी और ट्रायल नाम से चैप्टर है पूरा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि जो है ये जो कहाँ कहाँ दिया गया। ये जो आपका ये नो पर्सन शैल बी वेक्स ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, इस तरह का जो नियम जो है बाकी अदर एक्ट में कहाँ कहाँ दिया गया। पहले हम लोग देखते हैं, देखा मैं सीआरपीसी में दिया गया, ये चीज़ आपका कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया, ये चीज़ आपका जो है सीपीसी में भी दिया गया, और ये चीज़ आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में भी दिया गया। सीआरपीसी में बताया 300 में दिया गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में दिया गया, ठीक, 20 क्लॉज 2 ही शायद है, हाँ 20 क्लॉज 2 ही है शायद। सीपीसी में आपका जो है सेक्शन 11 में दिया गया, रेस जुडिकाटा ही है। इसके अलावा जो इंडियन एविडेंस एक्ट में आपका सेक्शन 40 में दिया गया, सेक्शन 40 में। ये जो 4 जगह दिया गया इसके बारे में, इस तरह के मतलब प्रोविजन दिया गया। अभी हम लोग जो है समझते हैं इसके बारे में, सेक्शन 300 के बारे में। ठीक है, सेक्शन 300 में क्या है, ये बोलता है कि एक बार अगर ट्राई हो गया, वंस ट्राइड, एक बार अगर ट्राई हो गया, और किसके द्वारा, कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन था, कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन, सीजे के द्वारा, कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन में, या फिर कन्विक्ट हुआ या तो एक्विट हुआ। इसी तरह अभी देखते हैं आगे में, ठीक है। कन्विक्ट हुआ तो एक्विट हुआ, और कन्विक्शन और एक्विटल अभी जो है रिमेन इन फोर्स में है, अभी प्रभाव में है, रिमेन इन फोर्स में अभी प्रभाव में है। तो आपको जो है फिर से ट्राई नहीं, सेकंड फिर बार किया जाएगा, बार टू ट्राई, ठीक है। सेम ऑफेंस और नॉट सेम फैक्ट के लिए, दोनों चीज बात करता है, ना तो ऑफेंस के लिए ना तो सेम फैक्ट के लिए, ठीक है। तो ये जो है पूरा इसका है कि एक बार ट्राई अगर हो गया, ठीक है, कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन के द्वारा कन्विक्ट हो गया तो एक्विटल हो गया, और कन्विक्ट से एक्विटल जो है अभी प्रभाव में है, रिमेन इन फोर्स है, तो बार कर देगा फर्दर ट्राई के लिए आपको, सेम ऑफेंस के लिए फिर सेम फैक्ट के लिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, चाहे फैक्ट हो चाहे ऑफेंस हो, दोनों के लिए जो है आपको बार किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपने अभी यहाँ देखा है, क्या नाम है, यहाँ पर सेक्शन आर्टिकल 20 में दिया गया, आर्टिकल 20 में बोलता है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन, एक से ज़्यादा ऑफेंस के लिए करेगा। और यह हमने पढ़ा है कि सेक्शन 11 में जो है रेस जुडिकाटा दिया गया, आरजे कि यहाँ दिया गया नो कोर्ट शैल ट्राई, वहाँ दिखा गया, वहाँ वर्ड यूज किया गया नो कोर्ट शैल ट्राई। इसके अलावा इंडियन एविडेंस में दिया गया कि जो भी जजमेंट डिक्री ऑर्डर पास किए गए, ठीक है, वो रिलीवेंट होंगे, ठीक है। किसमें, दूसरे किसी जजमेंट केस में, ठीक है, दूसरे किसी भी केस में आप लेके आते हैं तो वो अंडर सेक्शन 40 में जो आपका रिलीवेंट माना जाता है। ठीक, तो ये हो गया पूरा। इसके बाद जो है लोग कुछ केस लॉ देखते हैं कि सेक्शन 30 संबंधित क्या, सेक्शन 300 संबंधित क्या क्या केस लॉ है। पहला केस हमारा प्रीतम का है,
प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है। ठीक है, ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ, ये जो है आपका सेक्शन 300 जो है ये किससे, प्रिंसिपल जो हमने बताया अभी को आपको, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा और स्टॉपेल्स है, जो कि 115 में दिया गया स्टॉपेल ना, 115 से 117 तक एविडेंस में दिया गया स्टॉपेल्स है आपका, रेस जुडिकाटा और स्टॉपेल्स है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं 3 मैक्सिम इसमें, जैसे सेक्शन 300 पढ़ते हैं ना, जैसे आपका अभी क्वेश्चन में आया कि नीमोजुडेक्स, ये कौन सा है, हाँ नीमोडेबिट बिस वेक्सारी, नीमोडेबिट नीमोडेबिट बिस वेक्सारी प्रो एटम उनो काउसासुआ, ठीक है, ये दिया गया। इसके अलावा आपका आउटिफोइस एक्विट और आउटिफोइस कन्विक्ट आपका दिया गया। इसके अलावा तीसरा आपका मैक्सिम है ये डबल जियोपार्डी, किसको बोलते हैं, डबल जियोपार्डी डीजे हम लोग बोलते हैं इसको, डीजे डबल जियोपार्डी, डीजे डी और जे। ठीक है, तो ये 3 मैक्सिम इससे संबंधित है, पूछ सकते हैं भी, एग्जाम पूछता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका पहला केस हमने देख लिया, प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, जिसमें बोला गया कि सेक्शन 300 जो है किस पे बेस है, रेस जुडिकाटा और स्टॉपेल पे बेस है। इसका दूसरा जो हमारा जो केस है वो स्टेट ऑफ बिहार का है, वर्सेस मुराद अली खान, मुराद अली खान। ठीक है, ये है उससे कन्विक्शन से 120B से कॉन्स्पिरेसी से आपका, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से आपका आईपीसी का। ठीक है, उसके बाद जो इसमें यही हुआ था कि मतलब कि सेपरेट ट्रायल के लिए जो है एक से ज़्यादा बार ट्राई किया गया था, उसी के संबंध में 120 के साथ जो है आपका जो है सेपरेट ऑफेंस हुआ था, 420 हुआ था, तो दोनों को अलग अलग ट्राई किया गया था। तो इसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, ऑफेंस अलग अलग है। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे किस एक्सेप्शन दिया गया, जैसे एक्सेप्शन ये है ना 300 है आपका, 300 इसका क्लॉज 1 क्या है, जनरल रूल है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें टोटल 6 क्लॉज है, अगर देखना देख लो, 6 क्लॉज है। ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, बाकी ये सब क्या है, एक्सेप्शन इसके। जैसे आपका 2 में आपका क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट का परमिट कर देता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट परमिशन ले सकते हैं, आप फिर से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 3 में आपका जो है कॉन्सिक्वेंसेस मान लीजिए चेंज हो गया, पहले आपने जो है ग्रीवियस हर्ट किया, बाद में हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कॉन्सिक्वेंस चेंज होगा, उसके लिए फिर से आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट नहीं था, ट्राई करने के लिए, और फिर भी कोर्ट ने जो है ट्राई कर दिया, तो आप फिर से जो है उसके लिए जो है फिर से आप जो है केस लेके आ सकते हैं। इसके अलावा 5वां हमारा क्या था, 5वां अगर कोई व्यक्ति का डिस्चार्ज होता है सीआरपीसी में, जैसे सेक्शन 258 में, तो इसका ये मतलब नहीं कि वह एक्विटल हो गया। ठीक है, फिर से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वाला बोलता है कि 2 चीज़ बोलता है, एक बोलता है सेक्शन 166, एक बोलता है सेक्शन, ठीक है इसको लेते हैं सेक्शन 166 में, सेक्शन 166 ने 188 आपका सीआरपीसी दिया गया, जो कि आउटसाइड कोर्ट है। कोई भी अगर मैटर आउटसाइड कोर्ट होता है उसके लिए भी जो है, उस पर भी जो है सेक्शन 300 अप्लाई नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा जो है सेक्शन 26 जनरल क्लॉजेज एक्ट है, जनरल क्लॉजेज एक्ट आई थिंक 1897 का था, 1897 का उसमें बोला गया कि जनरल क्लॉज एक्ट में अगर जो दिया गया है वो भी जो इसके लिए आप जो है ट्राई कर सकते हैं दोबारा। तो ये सब जो है 2, 3, 4, 5, 6 ये सब इसके एक्सेप्शन है, और 1 जो है जनरल रूल है कि आप एक बार अगर कोई व्यक्ति ट्राई हो गया, कन्विक्ट हो गया, एक्विट हो गया, तो आप जो है आपको फिर से जो है ट्राई नहीं कर सकते। ठीक है, उन्हीं का एक्सेप्शन ये बाकी दिए गए हैं जितने भी क्लॉज हैं। ठीक है, एक चीज़ और समझ लीजिए आप कि जो है आप जैसे यहाँ पे ना, एक मिनट, जैसे यहाँ पे जो आपका सेक्शन 300 है, सेक्शन 300 इसमें 2 चीज़ें गए, पनिश और प्रोजिक्यूटेड दिया गया नहीं सॉरी, कन्विक्ट और एक्विटेड दिया गया। लेकिन आपका आर्टिकल 20 में जो है आपका जो है 2 चीज़ दिया गया है, प्रोजिक्यूटेड और पनिश दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों अलग अलग है। ठीक है, कन्विक्शन और एक्विटल अलग है, और प्रोजिक्यूट और पनिश अलग है। ठीक, तो ये पूरा जो सेक्शन 300 के बारे में था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, इसको इन्होंने मिटा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका तो हो गया, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। तो इसका सेक्शन 300 जान गया। ठीक है, इसका बाकी 301 में वो अदर चीज़ दिया गया है। 303 में आपका जो है लॉयर से वो करने का, कंसल्ट करने का दिया गया। 304 भी आपका जो है लीगल कंसल्ट सही है, तो ये सब दिया गया। ठीक है, इसके अलावा ये सब जो है स्टार्ट करने के लिए प्रोसीडिंग वगैरह पीपी के बारे में दिया गया, पीपी के बारे में स्टार्ट करता है तो उनके बारे में सब दिया गया। सही आपका आंसर सेक्शन 300।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, द एसएचओ ऑफ पुलिस ऑफिसर, द एसएचओ ऑफ पुलिस स्टेशन इज कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए मर्डर केस। मर्डर केस का जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है एसएचओ। कस्टडी पीरियड 90 डेज एट वन एक्यूज इज कमिंग टू एन एंड, खत्म हो जाता है, ठीक है। बट द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीट, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में फाइल पार्शियल चार्जशीट वाइल कीपिंग इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग अंडर अंडर। ये बोल रहा है कि जो है एसएचओ जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था मर्डर केस के लिए, लेकिन 90 दिन हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है अभी जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, और जो है चार्जशीट जो है जमा फाइल करना है। तो ये बोल रहा है कि चार्जशीट फाइल करने के बाद जो है क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन एसएचओ कर सकता है चार्जशीट फाइल करने के बाद। तो ये जो है कहाँ पर दिया गया, तो आपको ये जानते ही हैं कि सेक्शन 173 क्लॉज 8 सीआरपीसी में दिया गया। अभी हम लोग देखते हैं कि जो है ये पूरा मामला क्या है। देखो पहले हम लोग समझते हैं इसको डायग्राम से। देखो जैसे यहाँ पे एफआईआर हुआ, जैसे मर्डर हुआ ना यहाँ पे, ठीक है। एफआईआर हुआ है मर्डर के लिए, एफआईआर किसी ने लॉन्च करा, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, या फिर मान लीजिए अरेस्ट किया गया, ठीक है। विद इन 24 आवर के अरेस्ट किया गया, उसके 24 घंटे के अंदर जो है 24 घंटे के अंदर इसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने लाना है। तो पुलिस ऑफिसर ने मजिस्ट्रेट के सामने इसको लाया, तो कोर्ट ने क्या किया, सॉरी मजिस्ट्रेट ने क्या किया, इसको पुलिस ऑफिसर ने देखा है मजिस्ट्रेट के पास अंडर सेक्शन 57 में आपको जो है लाना पड़ता है। तो मजिस्ट्रेट ने क्या किया, इनको जो है फर्दर कस्टडी दे दिया 90 डेज का। 90 डे में दोनों आते हैं, क्योंकि मर्डर हुआ यहाँ पे, क्योंकि इसीलिए जो है 10 साल से ऊपर का पनिशमेंट है। अगर 10 साल के ऊपर ऊपर का पनिशमेंट है तो टोटल जो है इन्वेस्टिगेशन का पीरियड जो है 90 डेज का होता है। अगर 10 साल से कम है तो 60 डेज का होता है, जिसमें पुलिस कस्टडी भी इंक्लूड होता है, ठीक है। दोनों कस्टडी होता है, पुलिस कस्टडी और जुडिशल कस्टडी। तो यहाँ पर जो है 90 डेज हो गया, पुलिस कस्टडी और जुडिशल कस्टडी, ठीक है, दे देता है कोर्ट। कोर्ट नहीं, मजिस्ट्रेट देता है। फिर उसके बाद जो यहाँ पर चार्जशीट सबमिट होता है, चार्जशीट। तो ये इस एग्जाम्पल में बोल रहा है कि जो है ये कंप्लीट हो चुका है आपका, ये 90 जब कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, और जो है चार्जशीट जो है फाइल उसने कर दिया, ठीक है। पार्शियल चार्जशीट बोल रहा है, चार्जशीट बोलिए, चालान बोलिए, जो बोलिए आप, ठीक। तो ये स्टेज आ गया। तो क्या बोल रहा है कि इस स्टेज के बाद भी जो है क्या पुलिस ऑफिसर जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, तो उसी के बारे में 173 क्लॉज 8 बोलता है, ठीक, कि जो है कर सकता है। तो 173 जो क्लॉज जो हमारा 173 क्लॉज 8 हमारा बोलता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। मतलब कि यहाँ पर जो है चार्जशीट फ्रेम हुआ आपका, चार्जशीट आपका फाइल हुआ, और लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन अभी और मतलब ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन करना, या फिर इन्वेस्टिगेशन अभी और एविडेंस जो है पाया जा सकता है। अगर एविडेंस इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो पुलिस ऑफिसर के पास जो है विदाउट परमिशन, वो मतलब विदाउट परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट, परमिशन दिए बिना जो है उसके पास पावर है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का। ये उसका डिस्क्रिशनरी पावर है मजिस्ट्रेट का, सॉरी पुलिस ऑफिसर का जो है डिस्क्रिशनरी पावर है इन्वेस्टिगेशन करने का। इसके अलावा अगर अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो, मजिस्ट्रेट के पास है पावर, अगर वो चाहे तो 156 क्लॉज 3 में ऑर्डर दे सकता है, ठीक है, किसको, पुलिस ऑफिसर को, कि जो है अभी जो है इसमें केस में जो है एविडेंस सफिशिएंट नहीं, जो आपने चार्जशीट फ्रेम किया उसमें एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, आप जो है इसके ऊपर ऑन इन्वेस्टिगेशन करिए। तो वो भी जो 156 क्लॉज 3 में होता है। यहाँ पर दो होता है मजिस्ट्रेट के पास जो है, एक होता है बिफोर कॉग्निजेंस, एक होता है आफ्टर कॉग्निजेंस। यानी कॉग्निजेंस लेने के पहले भी जो है 156 क्लॉज 3 में करता है, और कॉग्निजेंस अगर ले लिया है तो जो है आपका 202 में करता है, ठीक है, ऑर्डर देता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये मजिस्ट्रेट का पावर है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो अगर 173(8) में देखा जाए तो ये जो है पुलिस ऑफिसर का डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, ठीक। तो देखो एविडेंस का पर्पज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक है। जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस नहीं हुआ है, ठीक, अगर ये प्रोविजन मान लीजिए नहीं रहता 173 क्लॉज 8, तभी पुलिस ऑफिसर के पास पावर होता है। क्यों, क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास पावर ही नहीं है कि वो पुलिस ऑफिसर के ऊपर जो है इनहेरेंट पावर का यूज कर सके, क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास इनहेरेंट पावर है ही नहीं। अंडर 482 सीआरपीसी आप पढ़े होंगे, 482 केवल हाई कोर्ट को जो है इनहेरेंट पावर जो है दिया गया है। बाकी मजिस्ट्रेट के पावर जो है जाके उसके नीचे जो भी कोर्ट है, हाई कोर्ट के अलावा, उनको कौन सा पावर है, उनको जो एंसिलरी पावर है, या फिर उसको बोलते हैं इंसिडेंटल पावर दिया गया है। ये आपका केस में बोला गया था, साकिरी बासु केस आप पढ़ेंगे, साकिरी बासु बस स्टेट ऑफ यूपी का आई थिंक है। ये वहाँ बोला गया था कि जो है मजिस्ट्रेट के पास कोई पावर नहीं है, जबकि मजिस्ट्रेट को कौन सा पावर है, एंसिलरी और इंसिडेंटल। अब एंसिलरी और इंसिडेंटल पावर क्या होता है, एंसिलरी मतलब होता है मॉनिटरिंग कर सकता है,
केवल उसको ऊपर से मतलब देख सकता है, मॉनिटर कर सकता है, ठीक है, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता आप, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंसिलरी पावर। तो यहाँ 173 क्लॉज 8 में पुलिस ऑफिसर के पास अगर ये 173 क्लॉज 8 नहीं होता, अगर नहीं भी होता तभी भी मतलब पुलिस ऑफिसर के पास पावर होता, क्योंकि पर्पज ही इन्वेस्टिगेशन का है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक है, अगर और लगता है कि एविडेंस मिल रहा है तो जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो 173 यही है पूरा, ठीक, आप आई थिंक समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको केस वगैरह पढ़ना है, केस लॉ अगर पढ़ना ज़्यादा, तो आप पढ़ लीजिएगा तारा सिंह वाला केस पढ़ लीजिएगा, तारा सिंह वर्सेस स्टेट का पढ़ लीजिएगा। और पढ़ना है तो बीनू भाई का केस पढ़ लीजिएगा, बीनू भाई 2019 का केस शायद है क्या, बीनू भाई छगन भाई ठक्कर वाला, बीनू भाई छगन भाई ठक्कर वर्सेस आई थिंक स्टेट ऑफ गुजरात वगैरह शायद है क्या, ठीक है, इसको देख लीजिएगा एक बार कि, लेकिन बीनू भाई छगन भाई ठक्कर आप सर्च करेंगे आ जाएगा। और इसका साकिरी बसु मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा और केस पढ़ना है, सबसे लैंडमार्क लगे ज़्यादा अच्छा पढ़ना है केस, तो भगवंत सिंह का केस पढ़िएगा, भगवंत सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस सीओपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस पढ़िएगा, उसमें पूरा डिटेल बताएगा 173। जो मैंने आपको बताया ना ये क्या नाम है, कॉग्निजेंस के पहले और कॉग्निजेंस के बाद वाला ये वाला, ये दोनों, ये इसी में बताया गया था भगवंत सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस केस में। ये मैंने वहीं से पढ़ा था इसको कि जो है अगर इन्वेस्टिगेशन के पहले भी कर सकता है, सॉरी कॉग्निजेंस के पहले अगर करना करेगा तो 156 क्लॉज 3 में करेगा, और बाद में करेगा तो 202 इसके पास पावर है। और कहीं कहीं ये भी पूछता है कि इन दोनों में अंतर क्या है 156 क्लॉज 3 और 202 में, तो उसमें यही बताया गया, ये आपका प्री कॉग्निजेंस स्टेज है, ये आपका पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज है, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ मजिस्ट्रेट के पास पावर है इन्वेस्टिगेशन का, और यहाँ पे जो है जो मजिस्ट्रेट का पावर है ये वाइड पावर है, काफ़ी बड़ा पावर है, इनमें एफआईआर का भी ऑर्डर दे सकता है, इन्वेस्टिगेशन का भी ऑर्डर दे सकता है, लेकिन ये क्या है, ये नैरो सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास। तो ये सब अंतर है इसमें, ये अंतर भी इसी में बताया गया भगवंत सिंह वाले केस में। तो ये पूरा हो गया इसके बारे में। इसके बारे में और पढ़ना है अगर तो क्या नाम है, सॉरी मिनट, इसके बारे में अगर जैसे 173 के बारे में अगर और पढ़ना है तो 173 मेनली किसी डील करता है, मेनली आपका डील करता है 173 आपका मेनली डील करता है चार्जशीट से। इसका क्लॉज 2 आप पढ़िए, वहाँ चार्जशीट और चालान दिया गया है कि यहाँ चार्जशीट आपको चालान सबमिट करना है। अगर आपने 90 दिन या 60 दिन के अंदर चार्जशीट या चालान सबमिट नहीं किया तो एक्यूज के पास जो है डिफ़ॉल्ट बेल का राइट आ जाता है, ये तो जानते होंगे आप लोग। मैंने इससे पहले पूरा वीडियो बनाया है प्रोसीजर का, जो है क्रिमिनल केस में कैसे प्रोसीजर होता है और सिविल केस में कैसे प्रोसीजर होता है पूरा बताया है। तो वहाँ ये इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर पढ़ना है यहाँ पे 173 में, तो आप पढ़िएगा 173 का क्लॉज 1A पढ़िएगा। इसको जोड़ा गया है 2 बार अमेंडमेंट हुआ है, एक 2008 में हुआ है, एक 2018 में हुआ है। 2018 में आपका हुआ कठुआ गैंगरेप हुआ था, कठुआ गैंगरेप, इससे जो है आपका अमेंडमेंट किया गया था। और 2008 का अमेंडमेंट आई थिंक अभी याद नहीं आ रहा है किससे किया गया था, बस इसका भी किसी कोई मतलब रेप केस हुआ तो उसी के बाद किया गया था। तो 2008 में जो यूज़ किया गया, क्या अगर मे यूज़ किया गया मे, अगर कोई रेप वगैरह होता है तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन जो है 3 महीने के अंदर जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया था मे मतलब कि डिस्क्रिशनरी ये बढ़ भी सकता है, लेकिन जब कठुआ गैंगरेप हुआ उसके बाद तो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया कोर्ट, और उसने जो है सैड वर्ड यूज़ किया, ठीक है, लेजिस्लेचर ने जो है हमारे उन्होंने अमेंडमेंट किया इसमें और सैड वर्ड यूज़ किया, जिसके तहत जो अब जो है 2 महीना हो गया है रेप केस में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का। आप रेप केस में इन्वेस्टिगेशन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा 2 महीने के अंदर। अब जो है मैंडेटरी हो गया ये करना, सैड यूज़ किया कठुआ गैंगरेप के बाद। ये आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्पल में ये एग्जाम में आ सकता है आपका। तो ये पूरा फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में, और 173 में और कुछ खास नहीं है। 173 में ये बस खास है कि 173 क्लॉज 1 है, क्लॉज 1A है, और 2 है और 8 है, यही इंपॉर्टेंट है 4 क्लॉज, ठीक है। तो 173 1 तो जनरल रूल है, जो है चार्जशीट आप सबमिट करिए विद इन टाइम, ठीक है। 1A में अमेंडमेंट हुआ है, 2 में आपका चार्जशीट जो है सबमिट होता है, 173 में जो है विदाउट डिले बोला है, विदाउट डिले आप जो है चार्जशीट सबमिट करिए, और 8 में बोला है फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ठीक। तो ये पूरा आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सीपीसी का आ गया, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए डिग्री, कौन सा डिग्री नहीं है, ठीक। तो आपको बता ही लेंगे डिसमिसल फॉर कौन सी डिग्री, ठीक है। डिफरेंट रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ठीक है, ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये आ गया, सही का प्लेंट आ गया ना, इसका ये आंसर होगा डिसमिसल ऑफ सूट और डिफॉल्ट, ठीक है। अब देखते हैं डिग्री, हम पूरा देखते हैं क्या। मेरा जो है मेन मकसद जो है एमसीक्यू करवाने का पर्पज मेरा है कि आप लोग को रिवीजन करवाना,
चाहे कोई भी एक्ट हो, ठीक है। मेरा पर्पज़ वही है, जबकि क्वेश्चन तो आप देखेंगे आसान आसान है, लेकिन पर्पज़ मेरा क्या है कि पूरा जो है उसके बारे में पूरा जो है आपको रिवाइज़ करना बार-बार। आप मेरे वीडियो देखेंगे तो आप बार-बार उसको रिवाइज़ करेंगे, जिससे आपका जो है अपने आप याद हो जाएगा। आप मतलब कि बस देखते रहिए वीडियो मेरा, आपको मतलब सब कुछ जो है याद हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग डिग्री के बारे में पहले समझते हैं। डिग्री को पूछता है ना, डिग्री के बारे में समझते हैं। डिग्री आपका डिफाइन है 2 में डिफाइन है आपका, जहाँ आपको बोलता है क्या, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एजुकेशन बोलता है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एजुकेशन, which in so ऐसे कुछ दिया ना, which in so far as regard to the court expressing it, लिखा है conclusively determine the right of the parties, ठीक है। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एजुकेशन, यानी कि फॉर्मल एक्सप्रेशन मतलब कि डॉक्यूमेंट ही है, ठीक है। फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब होता है डॉक्यूमेंट में इसको लिखा जाएगा डिग्री। एजुकेशन मतलब कि कोर्ट ने इसको जो है एडजुडिकेट किया, इसको जो है कोर्ट ने इसको जो है डिसाइड किया है। कंक्लूसिवली डिटरमाइन किया है, यानी कंक्लूसिव मतलब एग्जॉस्टिवली, मतलब इसका आगे कुछ बचा नहीं है डिटरमाइन करने का, ठीक है। डिटरमाइन मतलब डिसाइड कर दिया है। डिटरमाइन क्या, राइट ऑफ द पार्टी को जो राइट मिलना चाहिए, ठीक है, जो रेमेडी उसको मिलना चाहिए उसे दे दिया डिग्री में, ठीक। इसके अलावा जो है विथ रिगार्ड टू ऑल या फिर एनी ऑफ, मतलब किसी एक इशू के बारे में, या फिर किसी एक रेमेडी के बारे में, या तो सभी रेमेडी के बारे में। अगर किसी एक रेमेडी के बारे में नहीं दिया है तो उसको माना जाता है डिसमिस माना जाता है कि जो है वो कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया। तो डिग्री आपका डिफिनेशन मेनली यही है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एजुकेशन कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टीज, ठीक। अब देखते हैं हम लोग कौन सा डिग्री है, कौन सा डिग्री नहीं है। इसी में दिया है सेक्शन 2 क्लॉज में, सेक्शन 2 में दिया गया कौन सा डिग्री है, यस, कौन सा डिग्री नहीं है, नो। दो चीज़ आपके यहाँ पर है, ऑर्डर 7 रूल 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, और सेक्शन 144, ये आपका क्या है, दोनों डिग्री है, ठीक है। इसमें दो चीज़ आपका नहीं है, ऑर्डर फॉर डिसमिसल ऑफ डिफ़ॉल्ट, ऑर्डर फॉर डिसमिसल ऑफ डिफ़ॉल्ट, ये आपका डिग्री नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका ऑर्डर फ्रॉम विच एन अपील लाई, ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाई, ये भी आपका जो है डिग्री नहीं है, जिससे मतलब अपील कर सकते हैं आप लोग, ऑर्डर से अपील करते हो, आपका कोई डिग्री नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई ऑर्डर दिया गया जिसको डिसमिस कर दिया गया है, वो भी आपको कोई डिग्री नहीं, ठीक। ये दोनों दिया गया है यहाँ, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, बेसिक देख लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं किसके बारे में। ऑर्डर 7 रूल 11 ये क्या बोलता है, देखो ऑर्डर 7 रूल 11 बोलता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, यानी कि अगर आपने जैसे प्लेंट आपने प्रेजेंट किया कोर्ट में, ठीक है, प्लेंट आपने कोर्ट में प्रेजेंट किया, अब कोर्ट देखेगा कि जो है जो भी प्लेंट आपने प्रेजेंट किया है वो सब सही है कि नहीं सही, तो उसी के बारे में बोला गया, उसमें 6 ग्राउंड दिया गया, अगर 6 ग्राउंड कोई ग्राउंड अगर फॉल करता है तो आपका जो है प्लेंट जो है रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे आपका नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन है, ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन है। इसके अलावा आपका जो कोर्ट फीस आपने नहीं दिया है, फिर स्टैम्प ड्यूटी नहीं दिया, फिर सूट आपका अंडर वैल्यूड है, ठीक है, या फिर बार्ड बाई लॉ है, फिर डुप्लीकेट आपने फाइल नहीं किया है, ठीक है। इसके अलावा ऑर्डर 7 रूल 9 का फॉलो नहीं किया, ऑर्डर 9 रूल 7 का, ठीक है, नहीं फॉलो किया, तो ये सब क्या है, या फिर डुप्लीकेट आपने नहीं फाइल किया है, ठीक है, तो बार्ड बाई लॉ है, ये सब ग्राउंड है, 6 ग्राउंड टोटल दिए हमने, काफ़ी सारी है, ये सब ग्राउंड आपको दिया गया जहाँ पर आपको जो है रिजेक्ट हो जाएगा प्लेंट। इसके अलावा आप अगर पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक, ऑर्डर 7 रूल 11 पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो है और क्या क्या एग्जाम पूछता है, इसका रूल 12 पूछता है। रूल 12 में एक बार क्वेश्चन पूछा है हम लोग से, जिसमें मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया था, कि ये पूछा था कि प्रोसीजर फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट दिया गया था। प्रोसीजर फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट दिखा दिया गया, तो हमने मतलब जल्दी जल्दी में जो है ऑर्डर 7 रूल 11 लगा दिया था, लेकिन इसका ऑर्डर 7 रूल 12 था, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसीजर वर्ड यूज़ किया गया, प्रोसीजर वर्ड यूज़ किया गया तो जो है रूल 12 हो जाएगा। इसके अलावा रूल 13 जो है इसका रेमेडी बोलता है, किसका, रूल 11 का, ठीक है। ये बोलता है अगर प्लेंट आपका रिजेक्ट हो गया तो आप उसके लिए फ्रेश सूट लेके आ सकते हैं, फ्रेश सूट आप जो है फाइल कर सकते हैं, ठीक। ये पूरा जो इसके बारे में हो गया रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा रेस्टिट्यूशन के बारे में। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो ये जो है हमारा रेस्टिट्यूशन 144 में दिया गया, इसका एक मैक्सिम है, एक्टस क्यूरई निमेनम ग्रेवेबिट, मतलब कि एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल हार्म नो वन, ठीक है। जो एक्ट ऑफ द कोर्ट होता है किसी को जो नुकसान करना नहीं होता है, कोर्ट का काम किसी को नुकसान करना नहीं होता है, ठीक। इसके बोलता है रेस्टिट्यूशन बोलते हैं, एक्टस क्यूरई निमेनम ग्रेवेबिट, इसी मैक्सिम को जो है रेस्टिट्यूशन बेहतर। रेस्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, रिस्टोर करना पार्टी को बेनिफिट। मान लीजिए कोई जो है
एकदम समझाते एग्जाम्पल। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है सूट एक डिग्री जो है डिसाइड हुआ और पार्टी को जो है डिग्री होल्डर को जो है उसको राइट मिला, ठीक। ये इसने क्या है, जो अपोजिट पार्टी था, जो जजमेंट डेप्टर था, उसने अपील कर दिया और अपील में जो है जो जजमेंट डेप्टर यहाँ पर था लोअर कोर्ट में, वो यहाँ पर डिग्री होल्डर बन गया, ठीक है। तो ये डिग्री होल्डर जो है ये इसको जो है जो भी यहाँ बेनिफिट जो लिया था ये इसको जो है ट्रांसफर करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। इसके लिए जो है यहाँ जो जजमेंट डेप्टर जो पहले था अब डिग्री होल्डर बन गया, ये जो है एक जो है एप्लीकेशन लेके आ गया रेस्टिट्यूशन करके, मतलब जो इनको दिया गया है लोअर कोर्ट में, ये जीत गए थे केस, तो इनको जो भी बेनिफिट मिला वो हमको रिस्टोर किया जाए, क्योंकि अपील में जो है अपील में जो है मैं जीत गया हूँ, ठीक है, केस को अपील में। तो इसी बोलते हैं रेस्टिट्यूशन एप्लीकेशन लेके आना। इसको और भी नाम इसका बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल रेमेडी बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंशियल रेमेडी या फिर कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ बोलते हैं, ठीक। ये भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा इसके बारे में था रेस्टिट्यूशन के बारे में। इसके अलावा रेस्टिट्यूशन क्या है, मैंडेटरी है टाइप का है, ठीक है। रेस्टिट्यूशन मैंडेटरी है, रेस्टिट्यूशन आपका एग्जॉस्टिव नहीं है, नॉट एग्जॉस्टिव है, ठीक। पर्पज़ क्या है, पर्पज़ इसका जो है ये फॉलो करना, कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करना इसका पर्पज़ है, कि मतलब जो कोर्ट जो है जो जजमेंट लेके आता है उसी पे जो है पार्टी जो बाउंड होगी करने के लिए, जो भी मतलब कि कोर्ट आदेश देता है अपने ऑर्डर या जजमेंट में। तो रेस्टिट्यूशन का पर्पज़ मेन यही है, ठीक है। ये रेस्टिट्यूशन हम लोग देख लिए। अब जो है देखते हैं थोड़ा डिग्री के बारे में। डिग्री बारे में पूरा हर चीज़ समझ जाएंगे, कुछ बचा नहीं रहेगा डिग्री में करने के लिए। देखो डिग्री का हम लोग डिफरेंस पढ़ लिए, ठीक है। ये डिफरेंस देखें हम लोग पढ़े, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन विच इन रिगार्ड सो फार एज कंप्लीट डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू एनी या फिर ऑल ऑफ द पार्टीज। अब लोग देखते हैं रेस्टिट्यूशन के सॉरी डिग्री के टाइप देखते हैं हम लोग। पहला तो आप जानते होंगे प्रीलिमिनरी डिग्री होता है, प्रीलिमिनरी डिग्री मतलब कि अभी जो है जैसे यहाँ प्रोसीडिंग चल रहा है, यहाँ जजमेंट है, यहाँ पर जो है प्रिंट हुआ फाइल, चल रहा है प्रोसीडिंग, और बीच में जो है एक कोई जो है डिग्री पास हो गया, छोटा सा डिग्री कोई पास हो गया, ठीक है। वो जो डिग्री ही है लेकिन बीच में जो है एक इशू की पास हो गया जिसको हम लोग डिग्री बोले, तो ये क्या होगा प्रीलिमिनरी डिग्री हो गया, ठीक। यहाँ भी पास हो गया, मान लीजिए यहाँ भी पास हो गया, ये सब प्रीलिमिनरी डिग्री हो गया। तो इसका एक टाइप ये होगा, जैसे आप पढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप, ऑर्डर 20 रूल 12 से लेके 18 तक जो है ये सब दिया गया ऑर्डर 20 में, ये सब क्या है प्रीलिमिनरी डिग्री है। इसके अलावा ऑर्डर 34 रूल 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। ये सब भी आपका प्रीलिमिनरी डिग्री के एग्जाम्पल। इसके अलावा आप पढ़िएगा सेक्शन 97 पढ़िएगा, कि अगर जो है आपको प्रीलिमिनरी डिग्री अगर पास हो गया है, उससे आपने अपील नहीं किया, ठीक है, तो फाइनल डिग्री के बाद जो है आप अपील नहीं कर सकते, ठीक। फाइनल डिग्री पे आप जो है प्रीलिमिनरी डिग्री का अपील नहीं कर सकते। फाइनल डिग्री का अपील तो कर सकते हैं फाइनल के बाद, लेकिन प्रीलिमिनरी डिग्री का अपील नहीं कर सकते, ठीक। एक टाइप इसका ये हो गया। इसके अलावा दूसरा टाइप इसका है, और कौन टाइप हो सकता है, जैसे कि आपका वाइड डिग्री हो सकता है। वाइड डिग्री मतलब कि सब्जेक्ट मैटर, जैसे आप जानते हैं कि ज्यूरिडिक्शन 3 प्रकार का होता है, पीएचडी होता है, ठीक है, ज्यूरिडिक्शन याद रखिएगा, ज्यूरिसडिक्शन 3 प्रकार का होता है, इसको बोलते हैं पीएचडी। आपका पी जो है सेक्शन 6 में दिया गया, ठीक है। यस आपका सेक्शन 9 में दिया गया, टी आपका 15 से लेकर 20 तक दिया गया, 15 to 20। तो अगर सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिडिक्शन को एरर होता है और डिग्री पास हो गया तो जो है वाइड हो जाएगा। इसके अलावा इलीगल डिग्री होता है, इलीगल या फिर इरेगुलर। ये आपका अगर पेकिनरी अगर ज्यूरिडिक्शन कोई हुआ या फिर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन कोई एरर हुआ है तो आपका जो वहाँ जो डिग्री क्या हो जाता है आपका इलीगल या फिर इरेगुलर। इसके अलावा जो है आपका तीसरा टाइप का कॉन्टीजेंट डिग्री होता है, कॉन्टीजेंट डिग्री जो कि सेक्शन 113 में दिया गया है। सेक्शन 113 किससे डील करता है, आपका रेफरेंस डील करता है। रेफरेंस आपका क्वेश्चन एज टू वैलिडिटी ऑफ लॉ जो है उसके लिए जो है आपका रेफरेंस होता है, हमेशा हाई कोर्ट में होता है। तो अगर हाई कोर्ट में कोई रेफरेंस अगर गया है तो नीचे वाली कोर्ट का जो भी मतलब डिसीजन है वो क्या हो जाएगा, कॉन्टीजेंट हो जाएगा। मतलब किस पे, वो हाई कोर्ट के डिसीजन पे जो है डिसीजन पे क्या हो जाएगा, वो डिपेंड हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कॉन्टीजेंट है, मतलब कि कंफर्म नहीं है कि जो है लोअर कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वही हाई कोर्ट जजमेंट ही दे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉन्टीजेंट डिग्री बोलते हैं। ये सब डिग्री के प्रकार हो गए, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 9 वगैरह देखना है देख लो। सेक्शन जैसे पिक्यूनरी क्या है सेक्शन 6 में, ठीक है, कोई कुछ नहीं दिया है। सेक्शन 9 अगर आप पढ़ेंगे, ठीक, तो सेक्शन 9 आपको मतलब क्या बोलता है, सेक्शन 9 बोलता है कि द कोर्ट के पास पावर है कि ट्राई करने का ऑल सूट ऑफ सिविल नेचर, ठीक है, ये बोलता है सेक्शन 9।
सेक्शन 15 बोलता है कि एवरी सूट सेल बी इंस्टीट्यूट, कि कोई भी अगर सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है, अगर कोई भी 15 बोल रहा है, अगर कोई भी सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है तो जो है वो जो क्या होना चाहिए, लोवेस्ट ग्रेड होना चाहिए, लोवेस्ट ग्रेड प्लस कॉम्पिटेंट टू ट्राई होना चाहिए। कोई भी अगर सूट आप लेके आ रहे हैं तो ये पूरा डिग्री के बारे में हो गया। ठीक है, ये पूरा जो है आपका डिग्री के बारे में हो गया। डिग्री आपका वहाँ डिफाइन किया गया। इसके अलावा वहाँ पर ऑर्डर देखना, आपका ऑर्डर कहाँ डिफाइन किया गया, 214 में आपका ऑर्डर डिफाइन किया गया, 2/14 में डिग्री और 2/214। ठीक, याद रखिएगा। तो ये हो गया। ठीक है, जैसे आपका मीन प्रॉफिट हो गया। ठीक है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सूट हो गया, क्या आपका प्रीलिमिनरी डिग्री है सब आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये भी सीपीसी का है। द कोर्ट में कंपल द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन टू हुम ए समन हैज बीन इशू अंडर सेक्शन 32 सीपीसी। ठीक, सीपीसी में बोल रहा है कि कोर्ट कंपेयर कर सकता है अटेंडेंस किसी व्यक्ति का अटेंडेंस के लिए किस द्वारा, सम्मन के द्वारा, जिसको सम्मन ऑलरेडी इशू किया गया है सेक्शन 32 में, एंड फॉर द पर्पज ऑफ में इम्पोज ए फाइन इम्पोज कर सकता है, जो कि फाइन कितना से एक्सीड नहीं होगा। ये पूछा सेक्शन 32 में। और कोई व्यक्ति मान लीजिए अपील नहीं होता, ठीक है, तो सेक्शन 32 अप्लाई होता है कि जो इसके ऊपर फाइन लगाया जाता है अगर कोई व्यक्ति सम्मन भेजा गया, अपील नहीं हुआ। ठीक, दोनों पहले पढ़ेंगे सम्मन के बारे में, फिर सेक्शन 32 वगैरह पढ़ेंगे। तो इसका आंसर देख लीजिए आप, 5,000 रुपये है। कैसे अब याद करेंगे, 32 दिया है, 32 में 3 + 2 फिर 5,000 हो गया ना आपका फाइन। ठीक, 32 में कितना फाइन दिया, 5,000 दिया गया। ठीक ये देख लीजिएगा। इसका अलावा पढ़ेंगे सम्मन पढ़ेंगे। सम्मन आपका सेक्शन भी दिया गया और ऑर्डर भी दिया गया। सेक्शन आपका 27 से लेके 32 तक दिया गया, 32 27 से 32, और ऑर्डर आपका 5 में दिया गया। ठीक, 27 से 32 में क्या दिया गया, 27 में आपका दिया गया डिफेंडेंट को सम्मन भेजना है जनरल रूल, और 27 में क्या गया, जहाँ वो डिफेंडेंट रिसाइड करता है, रेसिडेंट जहाँ पर है। ठीक, 29 में क्या दिया गया, फॉरेन सम्मन दिया गया, फॉरेन सम्मन भेजना है। तो आपका 30 में क्या दिया गया, डिस्कवरी वगैरह के लिए, कुछ डिस्कवर करना है, डॉक्यूमेंट करवाना मंगवाना है तो उसके लिए सम्मन भेजा जाता है। 31 में आपको विटनेस को सम्मन भेजना है तो 31 में, और 32 में आपका 32 में अगर फॉलो नहीं करता है कोई व्यक्ति सम्मन का प्रोसीजर फॉलो नहीं करता तो उसको जो है 5,000 रुपया फाइन, 3 + 2। ठीक, ये पूरा हो गया इधर। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं ऑर्डर 5 देखते हैं। ऑर्डर 5 में रूल 1 पढ़िएगा, बताता है कि सम्मन जो कितने दिन के अंदर भेजना है, तो 30 डेज के अंदर जो है सम्मन भेजा जाता है। एक्सीड करना है तो मैक्सिमम जो है 90 डेज हो जाता है। जैसे आप वो पढ़ते हैं ना, WS रिटन स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना ऑर्डर 8 में, वही सेम यहाँ पे। अगर आपको केस लॉ पढ़ना है तो आप वो कौन सा बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदान का केस है, वो पढ़ लीजिएगा, उसमें वो पूरा डिटेल बता देगा ये 30-90 में। ठीक है, इसके अलावा सम्मन के प्रकार बताया गया है ऑर्डर 5 में। जैसे आपका जो है रूल 9 हो गया। ठीक है, रूल 9 हो गया आपका, सम्मन बाई रजिस्टर्ड डीड के द्वारा होता है, रजिस्टर्ड डीड के द्वारा होता है सम्मन भेजना। इसके अलावा रूल 9A आपका जो होगा, ये आपका जो है किससे 10 से सम्मन हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है रूल 12 हो गया। ठीक है, डिफेंडेंट को खुद जो है सम्मन भेजना, डिफेंडेंट को इन पर्सनली सम्मन भेजना, ऑर्डर 12 और ऑर्डर 15 पढ़िएगा। इसके अलावा ऑर्डर 20 पढ़ लीजिएगा, ऑर्डर 20 आपका सब्सटीट्यूट सम्मन दिया गया, सब्सटीट्यूटेड सम्मन। ठीक है, इसके अलावा रूल 15 पढ़िएगा, बताया ना 15, यहाँ दिया गया है कि जो है उसके घर में सम्मन भेजना, अगर वो उपस्थित नहीं है तो एडल्ट मेल को सम्मन भेजना। इसके अलावा जो है आप पढ़ेंगे CRPC का पढ़ेंगे, सेक्शन 64 पढ़ेंगे। ठीक, सेक्शन 64 बोला गया एडल्ट मेल मेंबर बोला गया, एडल्ट मेल मेंबर यानी कि एडल्ट मेल मेंबर AMM, ये CRPC का AMM है, यहाँ पर AM केवल है, ये जो है CPC का है, यानी कि यहाँ पर मेल या फीमेल कोई भी हो, ठीक है, एडल्ट हो बस, आप सम्मन उसको जो है सर्व कर सकते हैं उसके घर में जाकर। इसके अलावा अगला रूल आपका जो है आप पढ़िएगा, रूल 24 पढ़िएगा। रूल 24 में अगर कोई व्यक्ति अगर प्रिजन जेल में तो उसको सम्मन भेजना। तो ये सब प्रकार है, ये सब दिया गया उसमें। ठीक है, सम्मन ऑर्डर 5 में, बस इतना याद रखिएगा, इसे बहुत इतना। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिएगा, सम्मन पूरा पढ़ ही लिए अब तो। इसका आंसर है 5,000 है। ठीक है, और सम्मन पूरा देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, विच सेक्शन ऑफ द CPC प्रोहिबिट करता है अरेस्ट और डिटेंशन से।
आप जानते हैं सीपीसी में जो है जनरली क्या होता है, अरेस्ट वगैरह नहीं होता, ठीक है, फाइन ही इम्पोज होता है। कुछ केस में अरेस्ट हो सकता है, बताते हैं कैसे। वुमेन का एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर मनी के लिए, देखो यहाँ लिखा है ना, मनी अगर होगा तभी जो है वुमेन को जो है अरेस्ट और डिटेंशन से प्रोहिबिट होता है। ये आपका दिया है 656, आप जानते हैं, ठीक है। आप लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करते हैं इसका। जैसे क्या होता है, अगर देखा जाए तो पूरा एक जो है सीरीज चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसको आप समझ गए तो आराम समझ जाएंगे। जैसे आपका 55 हो गया, 56 हो गया, 57 हो गया, 58 हो गया, 59 हो गया, ठीक है। ये पूरा जानते सीरीज चल रहा है। जैसे 55 में क्या गया, जनरल रूल ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन दिया गया 56 में, 55 में सॉरी, 56 में वुमेन को जो है प्रोहिबिट किया गया, उनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते, किसमें, मनी के लिए, मनी के सूट के लिए। 57 में क्या है, सब्सिस्टेंस अलाउंस है, माने गुजारा भत्ता टाइप में सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा। किसको मिलेगा, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया है, तो उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है। 58 में क्या है, 58 में आप लिमिटेशन आपको दिया गया है कि जो है लिमिटेड कितने पीरियड तक जो है आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मनी सूट है ना, मनी सूट में अगर जो है 2000 के ऊपर है, 5000 से कम है, यानी 5000 से कम है, और जो है 2000 के ऊपर है, तो जो है 3 वीक्स का है, 3 सप्ताह के लिए, यानी कि 1.5 महीना जो है आपको अरेस्ट किया जाएगा। अगर 5000 से ऊपर है तो जो है आपको 3 महीने के लिए, 3 सप्ताह 3 महीना याद रखिएगा। अगर 2000 से ऊपर है और 5000 के बीच में है तो 3 सप्ताह के अंदर, 3 सप्ताह तक जो है आप अरेस्ट कर सकते हैं किसी व्यक्ति को। 5000 से ऊपर है तो उसको जो है 3 महीने के लिए, ठीक है। अगर 2000 के नीचे है, अगर 2000 के नीचे तो कोई अरेस्ट नहीं होगा उसका, ठीक। याद किया। इसके अलावा सेक्शन 59 दिया गया है। ये व्यक्ति बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति इलनेस है, इल है, या फिर कोई अनसाउंड है, या फिर कुछ और बीमारी कोई हुआ है, ठीक, तो उसको आप अरेस्ट जो है नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरा सीरीज चल रहा है। फिर 55 में आपका जनरल रूल ऑफ अरेस्ट हो गया। 6 में वुमेन को जो है एग्जाम्पशन मिलता है। इसके अलावा और भी लोगों को एग्जाम्पशन मिलता है, भी मैं बता रहा हूँ, पहले इसको पढ़ लेता हूँ। इसके बाद 57 आपका सब्सिस्टेंस अलाउंस है। 58 में आपका लिमिटेशन दिया गया। 59 में कोई व्यक्ति इलनेस है तो उसको जो है एग्जाम्पशन मिलता है। अब देखते हैं एग्जाम्पशन और कहाँ कहाँ मिलता है। एग्जाम्पशन आप पढ़ेंगे ना, सेक्शन पढ़ेंगे पूरा, सब सेक्शन दिया है। सेक्शन आप पढ़ेंगे 132 पढ़ेंगे। ये बोल रहा है वुमेन को जो प्रोहिबिट कर रहा है, वुमेन को, ये भी वुमेन के लिए ये एग्जीक्यूशन में आप जो इसको अरेस्ट नहीं कर सकते किसी वुमेन को। इसके अलावा जो है हमारा 133 दिया गया, 133 है। इसके अलावा 135 है। इसके अलावा 135A है। इसका शॉर्टकट है WPJL, WPJL हमेशा याद रखिएगा। 32, 33, 35, 35A, ठीक है। W में वुमेन हो गया, P मतलब होता है आपका, P मतलब का प्रेसिडेंट हो गया या फिर वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है। और 135 में आपका जे हो गया, जे मतलब जुडिशियल बॉडी हो गया, कोई जुडिशियल बॉडी। एल मतलब हो गया आपका लेजिस्लेटिव बॉडी कोई हो गया, तो आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये सब इनको एग्जाम्पशन मिला हुआ है। और पढ़ना है तो सेक्शन आप 81 पढ़िएगा। 81 कोई अगर पब्लिक सर्वेंट है तो आप उसको जो अरेस्ट नहीं कर सकते। आप पढ़े होंगे 80, सेक्शन 80 पढ़े होंगे, 82 पढ़े होंगे। 80 में आप होता है कि किसी व्यक्ति को सूट इंस्टीट्यूट करना है, उसको 2 महीने पहले जो आपको नोटिस उसको भेजना पड़ता है। 82 बोलता है अगर एग्जीक्यूशन करना है आपको 3 महीने का जो है समय देता है एग्जीक्यूशन। 3 महीने के अंदर आप, 3 महीने के बाद आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं अगर पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई केस है तो, ठीक। तो ये पूरा हो गया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर 32 सिविल हु कैन फाइल ए सूट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, यानी माइनर के बिहाफ पे कौन जो है सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। माइनर के बारे में जानते हैं आप लोग, 32 में दिया गया माइनर के बारे में, ठीक। ये तो जान गए आपके। माइनर के बारे में कौन करता है, माइनर के बारे में आपका जो है नेक्स्ट फ्रेंड ही करेगा। और गार्जियन अपॉइंट किसके द्वारा होता है, गार्जियन से ये होता है, ये पढ़िए ना। जैसे कि माइनर हो गया, अगर प्लेंटिफ है या फिर डिपेंडेंट है। प्लेंटिफ है तो जो है नेक्स्ट फ्रेंड होता है। अगर डिपेंडेंट तो गार्जियन एड लिटम होता है, GAL, गार्जियन एड लिटम होता है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा जो है माइनर के बिहाफ पे जो है सूट फाइल कर सकते हैं आप।
इसके अलावा कोड जो है गार्जियन इंडेक्स फ्रेंड में कौन कौन सकता है, इसके अंदर जो आपका गार्जियन हो सकता है, चाहे नेचुरल गार्जियन या फिर डिफैक्टो गार्जियन है, ये सब जो है आपका हो सकते हैं ऑर्डर 32 में। तो यही सब है इसके बारे में। ठीक, तो इसका जो आंसर जो आपका ये नेक्स्ट फ्रेंड होगा सही आंसर, यही जो है सूट फाइल कर सकता है। ठीक, इसके बारे में ज़्यादा कुछ खास नई चीज़ है, 32 वही बस है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका इंडिजेंट्स है। इन विच सर्कमस्टेंसेस कोर्ट कैन विड्रॉ परमिशन। विड्रॉ आप जानते हैं कहाँ होता है, ऑर्डर 33 रूल 5 में होता है। टू सी यू एज एन इंडिजेंट पर्सन, किस परिस्थिति में जो है कोर्ट जो है इंडिजेंट पर्सन के एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकता है। मतलब इंडिजेंट एप्लीकेशन जो है वो जो है एप्लीकेशन को जो है डिसमिस कर देगा, ठीक है, वापस कर देगा, या फिर अगर ग्रांट हो चुका है तो उसको विड्रॉ कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो ये सभी कंडीशन है। जैसे अगर मान लीजिए कि इंडिजेंट आपका कोई इम्प्रॉपर कंडक्ट करता है, उसके लिए गिल्टी पाया जाता है, या फिर अपीयर होता है, कंटिन्यू सूट एज ए इंडिजेंट पर्सन होता है, या फिर किसी एग्रीमेंट में इंटर करता है, ठीक है, जो इंटर सब्जेक्ट मैटर है तो ऑल मैटर, ठीक, और सभी केस में होता है। ऑर्डर 33 रूल 5 पढ़िएगा। और पढ़ना है तो इंडिजेंट के बारे में देखते हैं हम लोग। इंडिजेंट जिसको हम लोग बोलते हैं पाउपर बोलते हैं, पाउपर, ठीक है, पाउपर माने गरीब होता है। इसके अलावा लैटिन वर्ड है फॉर्मा, फॉर्मा पाउपरिस है, ठीक है, फॉर्मा पाउपरिस का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ पुअर पर्सन। इंडिजेंट आपका कहाँ दिया गया है, दो जगह दिया गया, ऑर्डर 33 और ऑर्डर 44। 44 में अपील में इंडिजेंसी दिया गया और 33 में सूट में इंडिजेंसी दिया गया। ठीक, तो ऑर्डर जो पढ़ेंगे हम लोग, तो इसका पढ़िएगा रूल 1, इसका एक्सप्रेशन दिया गया, इसमें जो है आपको डिफाइन किया गया है कि जो है इंडियन व्यक्ति कौन कौन होता है। तो इसमें दो लोग आते हैं। पहला क्या है, अगर जो है कोई व्यक्ति और कोई फीस अगर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, वो फीस देने में जो इनकेपेबल है, ठीक है, अगर और दूसरा आता है कि अगर कोई व्यक्ति फीस अगर मान लीजिए नहीं दिया गया, ठीक है, फीस अगर कोर्ट नहीं दिया है, उसके बावजूद जो है उसकी प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी उसके पास जो है जो 1000 के अंदर के रुपए के अंदर की अगर प्रॉपर्टी है, कोई व्यक्ति अगर ऐसा है पजेस करता है 1000 रुपये के अंदर की प्रॉपर्टी, तो जो वो भी जो है वो भी माना जाएगा इंडिजेंट है। इसके दोनों केस में जो है वो प्रॉपर्टी नहीं आएगी। कौन सी प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी नहीं आएगी, इसमें से दो प्रॉपर्टी कौन, पहली आपका प्रॉपर्टी जो सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी आपकी है, जिसके लिए जो है सूट लाया गया, वो इंक्लूड नहीं होगी। इसके अलावा जो अटैचमेंट की प्रॉपर्टी होगी वो भी जो है इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। तो पहला कौन सा था कि अगर फीस दिया गया तो कैपेबल नहीं है फीस देने के लिए। दूसरा का अगर कोई फीस नहीं दिया गया तो उसकी जो प्रॉपर्टी जो है 1000 रुपये से कम की है। और इसमें दो एक्सेप्शन है, दो प्रॉपर्टीज़ की नहीं आएगी इंडिजेंट की। पहले सब्जेक्ट मैटर अगर वो प्रॉपर्टी एक्वायर है, सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी जो मतलब डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, वो इसको उसमें उसको इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो है अटैचमेंट की जो प्रॉपर्टी उसको इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक, ये हो गया। और ये अब जानिए कि जो है इंडिजेंसी, कोई व्यक्ति इंडिजेंट है कि नहीं, ठीक है, ये कौन चेक करता है, सीएमओ चेक करता है, चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस कौन बोलते हैं, वो जो है चेक करता है कि कोई व्यक्ति इंडिजेंट है कि नहीं पूरा। ठीक, बाकी जब जाने गया, ठीक है। इसका रूल जो है ऑर्डर 33 रूल 5 पढ़िएगा। इसमें जो है विड्रॉल को दिया गया है, विड्रॉल कैसे होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई मतलब कि विड्रॉल में एक ये सब नियम है कि अगर वो 2 महीने के अंदर कोई प्रॉपर्टीज हो जा करता है तो जो उसका विड्रॉ हो जाएगा, या फिर उसने एप्लीकेशन जो है अच्छे से फाइल नहीं किया है तो फिर या फिर वो मिसबिहेव वगैरह करता है, ठीक है, या फिर उसका प्रॉपर्टी जो है फ्रॉडलेंटली उसने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर किया है, तो ये सब। इसके अलावा जो है जो उसकी जो सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी जो है जो उसको जो है सोल्ड कर रहा है अगर, तो भी जो है आपका जो है विड्रॉ अगर मतलब ग्रांट हो गया तो विड्रॉ हो जाएगा आपका। तो ये सब जो उसमें ग्राउंड दिए, काफ़ी ग्राउंड है, 7-8 ग्राउंड दिए गए, ठीक, आई थिंक 7 से 8 ग्राउंड दिए गए। तो अगर इसके बाद जो है अगर आप पढ़ेंगे रूल 6, इसका रूल 6 नहीं सॉरी रूल 10 पढ़िएगा आप, ठीक है। रूल 10 में दिया गया है कि अगर अगर कोई व्यक्ति जो है इंडिजेंट पर्सन कोई एप्लीकेशन लेके आता है और वो ग्रांट हो जाता है कि हाँ आप इंडिजेंट हैं, तो उसका जो फीस कौन देता है, वो प्लेंटिव देता है, जो दूसरा पार्टी होता है वही देता है, ठीक है, जो एडवर्स पार्टी होता है वो देता है। और इससे कौन वसूल करेगा, स्टेट गवर्नमेंट जो है इससे वसूल करता है। तो इसमें कौन फीस देता है, अदर पार्टी देती है, ठीक है, जिसके बीच में सूट चल रहा है वो देता है पार्टी, वो देगा क्या, इसका जो पूरा एक्सपेंशन देगा। ये आप पढ़िएगा इसका, ठीक है। तो ये पूरा जो इंडिजेंसी के बारे में था। हाँ, बस इतना ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। बस इतना ऐसा आज का क्वेश्चन पूरा। अच्छा लगेगा तो आपको लाइक सब्सक्राइब करिएगा।
ठीक है, और कोई कमेंट हो सके आप कमेंट करिएगा, कोई अगर क्वेरी वगैरह हो। थैंक